हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज की इस क्लास में हम देखने जा रहे हैं थर्मोडायनामिक्स इन वन शॉट। तो बच्चों, थर्मोडायनामिक्स का ये रिवीजन है। तो अभी तक हमने केटीजी पढ़ा था, जो हमारा लास्ट सेशन था, और आज के सेशन में हम देखेंगे थर्मोडायनामिक्स। तो केटीजी से जुड़ा हुआ है थर्मोडायनामिक्स। मैंने केटीजी में आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी क्लियर किया था। मैंने आपको स्पेसिफिक हीट के कॉन्सेप्ट्स बताए थे, मैंने आपको वेलोसिटीज़ के कॉन्सेप्ट्स बताए थे, आइडियल गैस समझाई थी। तो आज हम उसका ही एक्सटेंडेड वर्जन हम पढ़ेंगे। तो चलो, ये पूरा जो हीट यूनिट है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार अगर आपको आ गया तो फिर उसके बाद में आपको बहुत ज़्यादा रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। फॉर्मूले याद होने चाहिए, पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो इस चैप्टर की बस एक खास बात है कि जिसने जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली उसका बेड़ा पार है, और जो जितने ज़्यादा फॉर्मूले याद रख गया उसका भी बेड़ा पार है। तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट याद रखने की जरूरत यहाँ नहीं होती है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि टफ क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते हैं। ईजी है, आप पुट दी वैल्यू करेंगे, आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, और फ्री के नंबर हैं केटीजी, थर्मोडायनामिक्स, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर एंड आपका फेज कन्वर्जन, कैलोरीमेट्री। ये चारों जो पोर्शन मिला दो तो 4-5 क्वेश्चन आराम से नीट में बन जाते हैं, और 2-3 क्वेश्चन अपना जेईई मेंस में बन जाते हैं। तो बढ़िया रहता है। ठीक है, चलो तो समझ लेते हैं बच्चों, थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट करते हैं। तो थर्मोडायनामिक्स नाम से समझ आ रहा है कि कुछ हीट से रिलेटेड होगा, है ना। तो देखो, मैं आपको थर्मोडायनामिक्स में आगे बढ़ने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। हालांकि ज़्यादातर टीचर इसको मिस करते हैं, बट लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ। उससे क्या होगा कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन गलती से आ जाता है तो आप अटेम्प्ट कर पाओगे। देखो, ये क्या है, अभी मैं थर्मोडायनामिक्स में प्रॉपर एंट्री नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। इसका मतलब क्या है कि जो आप वर्क करते हैं वो हीट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या हुआ कि आपने, जैसे मैंने आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में सिखाया था कि जब आप वर्क कर रहे होते हैं, मतलब आप ये समझो कि आपको ध्यान क्या रखना है कि जो भी आप वर्क कर रहे हैं वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है, और जो हीट है वो वर्क में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, तो जो वर्क है वो आपका JH के बराबर आ गया। अब आप कहेंगे सर ये J क्या है? J कन्वर्जन फैक्टर है। तो J क्या है? जूल्स कांस्टेंट या कन्वर्जन फैक्टर या मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट है। अब देखो, बेसिकली क्या होता है, वर्क जूल में होता है ज़्यादातर टाइम, और जो हीट है वो भी आपकी कैलोरीज में होती है ज़्यादातर टाइम। तो आपको एक तरीके से कन्वर्ट का फैक्टर है, मतलब आप कैलोरी को जूल में बदलो या जूल को कैलोरी में बदलो, तो उसके लिए यूज किया जाएगा। तो जो 1J है वो बेसिकली 4.2 मतलब जो 1J है वो 4.2 जूल पर कैलोरी के बराबर होता है। या आप उल्टा समझ सकते हो कि एक कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं। ठीक है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। तो बच्चों, यहाँ पर देखो आपके लिए रिलेशन है कि 4.2 जूल आपका 1 कैलोरी के बराबर है, और 1 जूल किसके बराबर हो जाएगा? 1/4.2 कैलोरी, या फिर डिवाइड करोगे तो 0.24 कैलोरी। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है आगे से, ये आपके बहुत काम की चीज़ है कि जो आपके 1 कैलोरी होती हैं वो 4.2 जूल के बराबर होती हैं। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली आपके लिए काम की चीज़ है, वैसे भी काम आता है। और नॉर्मली चाहे आप मैथ के स्टूडेंट हैं, बायो के हैं, डजेंट मैटर, बिकॉज ये बेसिक भी है। लाइफ में भी आपके जब आप अपने फूड या कैलोरी कॉन्शियसनेस जब आपके अंदर आती है तो आपको वहाँ पर भी कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है कि मैं कितनी कैलोरी कंज्यूम कर रहा हूँ, कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो वर्क है वो 100% हीट में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन जो हीट है वो 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं होती है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो आपने वर्क किया है वो हो सकता है कि 100% हीट में चली जाए, लेकिन हीट 100% वर्क में कभी नहीं होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है, तो ध्यान रखना है। अब देखो, कन्वर्जन के क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे अटेम्प्ट करने हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कन्वर्जन ऑफ वर्क इनटू हीट। हम वर्क को हीट में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर आपने डेल्टा W, यानी कि कुछ आपने वर्क किया, उसको आपने 100% हीट में कन्वर्ट कर दिया। ये 100% पॉसिबल है। पहला पॉइंट नंबर A, कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू हीट। यानी कि देखो, वर्क के अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं, तो अभी हम काइनेटिक एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बच्चों, काइनेटिक एनर्जी ½ mv² होती है, उसको आपने हीट में कन्वर्ट किया। अब आप जानते हो कि जो हीट है वो क्या होती है? ms dt होती है या d थीटा होती है। देखो, ये डेल्टा Q है, ये d थीटा है, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर है। आप dt भी लिख सकते हो। आपको याद होगा केटीजी में मैंने बताया था कि डेल्टा Q ms dt के बराबर है। एस क्या है बच्चों? स्पेसिफिक हीट है। अब आपको याद होगा मैंने स्पेसिफिक हीट के 2 वेरिएंट बताए थे। एक बताया था कि आपका लिक्विड और सॉलिड के लिए हम एस यूज करेंगे, और दूसरा मैंने बताया था कि हम गैसेस के लिए सी यूज करते हैं। कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू हीट, तो भाई ये भी वर्क का एक फॉर्म हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है, उसको हीट में कन्वर्ट कर दो। mgh इक्वल टू डेल्टा Q, और डेल्टा Q किसके बराबर होता है? ms dt के बराबर या d थीटा के बराबर। थीटा मतलब वही चेंज इन टेम्परेचर।
कन्वर्जन ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इनटू हीट, ये और स्पेसिफिक हो गया। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा क्यू यानी कि एम एस डी थीटा। ठीक है, सबके ऊपर क्वेश्चन करवा दूंगा तो आपको क्लैरिटी आएगी। यहाँ लिखा हुआ है कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। अभी तक हम क्या देख रहे थे, अभी तक हम वर्क को हीट में कन्वर्ट कर रहे थे। ठीक है, हमने कुछ वर्क किया, एक्शन किया, उसको हम हीट में कन्वर्ट कर रहे थे। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी बॉडी में सपोज हीट प्रोड्यूस हुई, मान लो मैंने कुछ खाया, उससे हीट प्रोड्यूस हुई, तो अब मैं निकालना चाहता हूँ कितना वर्क मेरी बॉडी कर सकती है, एफिशिएंसी वगैरह निकालना चाहता हूँ, तो उसके लिए तो डेल्टा क्यू डेल्टा डब्ल्यू में कन्वर्ट हो रहा है। और हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि दिस इज नॉट 100% पॉसिबल। और जो अब 100% पॉसिबल नहीं है तो कुछ परसेंटेज तो होता होगा। मान लो मैंने खाना खाया, उससे मेरे को 100 कैलोरी मिली। अब उस 100 कैलोरी में से कितना मैं वर्क में यूज करूंगा, है ना, वो कुछ परसेंटेज तो होगा। मान लो मैंने 40 यूज करी, मैंने 100 कैलोरी का खाना खाया, मतलब खाना खाया, खाने से मुझे 100 कैलोरी हीट मिली। अब उस 100 कैलोरी हीट से मैं कितना वर्क करूंगा, मैंने मान लिया 40 कैलोरी का ही वर्क मैंने किया, तो 60 कैलोरी चाहे तो मेरी वेस्ट हो गई, स्टोर हो गई, कुछ भी हो गया, बट लेकिन 100% यूज नहीं होती है। तो बच्चों अब जो 40 कैलोरी हैं, अब वो जो 40 कैलोरी हैं वो कितने परसेंटेज हुआ, 40% हुआ। तो वही यहाँ पर मैंने बताया है कि आप जितनी भी हीट प्रोड्यूस होती है उसका कुछ परसेंटेज आपका वर्क में कन्वर्ट होता है ना। ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि 100% कन्वर्जन यहाँ पे नहीं है। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको बात क्लियरली समझ आ रही होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो एक 2-3 क्वेश्चन के थ्रू आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि कैसे हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। देखो, वाटरफॉल फ्रॉम 100 मीटर हाइट एंड स्ट्राइक टू द ग्राउंड। ठीक है, वाटरफॉल हो रहा है ना, बाहुबली मूवी में होता है ना, ऐसे मान लो वाटरफॉल हो रहा है। ठीक है, 100 मीटर हाइट से फाइंड द टेम्परेचर राइज ऑफ वाटर। आपको बताना है वाटर का कितना टेम्परेचर राइज करेगा जब वो नीचे से ऊपर गिरेगा। आफ्टर इट स्ट्राइक टू द ग्राउंड, ठीक है, जब वो ग्राउंड से स्ट्राइक कर जाता है, मतलब पूरी हाइट 100 मीटर कवर हो जाती है, तो वाटर की ऑब्वियसली बात है पोटेंशियल एनर्जी थी, तो वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो कितना टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यानी कि आपको कहीं ना कहीं dt की वैल्यू निकालनी है। डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एस डी टी होता है ना, तो आपको dt की वैल्यू निकालनी है। बोला है कि जो स्पेसिफिक हीट है वाटर की वो 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस है, यानी कि कैलोरी में आपको स्पेसिफिक हीट दी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको ध्यान रखना है, देखो ये मीटर में है। मीटर का मतलब क्या है, जब आप पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे तो आपका mgh फॉर्मूला लगाओगे, तो mgh जब फॉर्मूला लगाओगे तो जो आंसर आएगा वो जूल में आएगा। क्यों, क्योंकि ऐसा यूनिट वही है, कैलोरी तो नहीं है ना। तो बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, अब देखो, लेकिन जब आप एम एस डी थीटा लगाओगे तो आपको 1 यूज करना पड़ेगा, और ये आपका किस में है, कैलोरी में है, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा, जूल को कैलोरी में बदलना पड़ेगा, तब जाके आप एम एस डी थीटा के बराबर कर सकते हो। तो बच्चों कैसे करेंगे, बहुत आसान है, जो एम जी एच है वो जूल में है, और 4.2 जूल 1 कैलोरी के बराबर होते हैं, तो उतने जूल कितनी कैलोरी के बराबर होंगे, क्वाइट क्लियर है, 4.2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, देखो आपका जो ग्राम है उसे या तो किलोग्राम में बदल लो। अब बात एक ही है, मतलब देखो सीरियस बात है, आपको दोनों यूनिट को बराबर करना है। अब देखो मैंने वही बताया था कि mgh को हम क्या करेंगे, j से डिवाइड कर देंगे। उससे क्या होगा, उससे पहले ये जूल में आ रहा था, अब ये कैलोरी में हो गया, क्योंकि j से डिवाइड करने का मतलब क्या है कि हमने 4.2 से डिवाइड कर दिया, और हम जानते हैं कि 4.2 जूल 1 कैलोरी होता है। तो इतने जूल कितनी कैलोरी होंगे, 1/mgh, मतलब सॉरी 1/j, है ना। तो बहुत आसान सी बातें हैं बच्चों, हमने क्या किया, उसको बस कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पर डी थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो काटा कुटी करा, तो g इंटू एच, जे इंटू एस आ गया। अब देखो g की वैल्यू 10 है, हाइट आपकी 100 मीटर है, j कितना है, j आपका कन्वर्जन फैक्टर 4.2 है। जे क्यों किया, क्योंकि अगर हम जे से डिवाइड नहीं करते तो आंसर जूल में आता, जबकि कैलोरी में आना चाहिए। क्यों, क्योंकि बच्चों सीधी सी बात है, स्पेसिफिक हीट कैलोरी में है। तो ये आपकी यहाँ पर आपने क्या किया कि जो ग्राम है उसको किलोग्राम में अगर बदला, जूल को आपने कैलोरी में बदल दिया। ठीक है, तो आपने स्पेसिफिक हीट होती है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, तो उसको आपने 1, देखो जो ग्राम होता है उसमें 1 ग्राम में 1/1000 kg होते हैं, तो आपने ऊपर पहुंचा दिया, तो 1000 कैलोरी पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस हो गया। तो यहाँ पर आपने वैल्यू पुट करी, तो डी थीटा आपका 0.24 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है सारी यूनिट्स का और कन्वर्जन फैक्टर का, आपको कभी भी सिली मिस्टेक करने से बचना है, नेगेटिव मार्किंग से बचना है। अब आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ अर्थ स्टॉप्स इट्स रोटेशन सडनली, अगर धरती अपना रोटेशन सडनली स्टॉप करती है, then find the temperature rise of the earth. Here m is the mass, r is the radius, omega is the angular velocity and s is the specific heat of earth. ठीक है, मान लो धरती अपना रोटेशन अचानक बंद कर देती है, तो आपको बताना है कि टेम्परेचर राइज अर्थ का क्या होगा। अब देखो ये क्वेश्चन कैसा है, ये भी कहीं ना कहीं वर्क का हीट में ही कन्वर्जन है। ठीक है, देखो
यहाँ पर आपकी धरती क्या है, सॉलिड स्फीयर है, तो इसलिए हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ले रहे हैं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर एम एस डी थीटा के बराबर आ गया। अब देखो आई क्या होता है, किसी भी सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 2/5 एम आर स्क्वायर हो जाएगा, 2/5 एम आर स्क्वायर हो गया, ओमेगा स्क्वायर की जगह ओमेगा स्क्वायर हो गया, इधर एम एस डी थीटा हो गया, मास से मास कट गया, इधर 2 से 2 कट गया, तो आपका फाइनल इधर बचेगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 5 और इधर बचेगा एस डी थीटा। एस क्या है बच्चों, स्पेसिफिक हीट है। अब देखो आपको डी थीटा निकालना था, या फिर आप कह लो कि आपको चेंज इन टेम्परेचर निकालना है, तो इसको इधर छोड़ दो, बाकी सबको उधर ले जाओ, तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई 5 इंटू एस। अब ये जो आएगा आपका क्वाइट क्लियर है, आपको जे से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने वैल्यू पुट करी आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और जे की 4.2 रखी, तो आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कन्वर्जन फैक्टर वाला रोल, जिससे आप गलती ना करें, ठीक है। तो वर्क होता है आपका जे इंटू एच के बराबर, सीधे याद रखें, है ना, वर्क होता है जे एच के बराबर। तो आप जब भी वर्क निकालोगे, वर्क को हीट में कन्वर्ट करोगे, तो वर्क में जे से डिवाइड करना पड़ता है। आपको मैंने बताया था ना कि जो वर्क होता है वो जे एच के बराबर होता है, तो जब भी वर्क निकालोगे या हीट निकालोगे तो क्या करोगे, जे को इधर ले जाओगे और इधर हीट बचेगी, है ना, जे को अपॉन में ले आओगे। तो आपने हमेशा देखा होगा कि मैं जे का डिवाइड इसी में कर रहा हूं हमेशा, ठीक है, वर्क में ही कर रहा हूं, ओके। तो इस बात का ख्याल रखना है। अब अगला क्वेश्चन, ऋतिक रोशन ईट्स अ पिज्जा। मान लो ऋतिक रोशन है ना, क्रिस ईट्स अ पिज्जा, ठीक है। इट गेट्स 100 किलो कैलोरी हीट, तो उसको मान लो 100 किलो कैलोरी हीट मिलती है। अगर उसने पिज़्ज़ा खाया, पिज़्ज़ा खाने के बाद में 100 किलो कैलोरी हीट मिली। अब कहता है इट्स एफिशिएंसी इज 25%, तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो 25% है, एंड मास इज 70 kg, तो आपको बताना है हाउ मच हाइट ही कैन जंप बाय ईटिंग अ पिज़्ज़ा। तो देखो क्वेश्चन कैसा कहता है कि अब की बार जो क्वेश्चन है वो हीट का वर्क में कन्वर्जन है, यानी कि उसने पिज़्ज़ा खाया, तो पिज़्ज़ा खाने से उसको क्या मिली, हीट मिली। अब हीट से उसे वर्क करना है, मतलब जो हीट उसे मिली उससे उसको वर्क करना है, mgh में कन्वर्ट करना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हाइट की बात कर रहा है। तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, डेल्टा क्यू को डेल्टा डब्ल्यू में कन्वर्ट करना है। हम क्या जानते हैं कि पूरी हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं होती, इसीलिए मैंने बताया था कि कुछ परसेंटेज हीट आपकी वर्क में कन्वर्ट होती है। अब देखो कितनी दी हुई है, 25% दी हुई है, तो 25% आपने कर दिया इनटू डेल्टा क्यू। अब देखो जो वर्क डन है वो तो mgh के बराबर हो ही जाएगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो mgh। अब देखो ये क्वाइट क्लियर है कि वर्क के अपॉन में जे आता है, ये मैं आपको बता ही चुका हूं, क्योंकि जो w था वो jh के बराबर था, तो वर्क अपॉन जे आपका h के बराबर होता है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने j से डिवाइड कर दिया, तो कन्वर्जन फैक्टर आपके लिए आसान हो जाएगा आगे से हमेशा, ठीक है। आप क्या करो, हमेशा वर्क के नीचे j से डिवाइड करो, आपको आंसर सही मिलेगा। अब देखो यहाँ पर आपने डेल्टा क्यू से कर दिया, MSDT से, तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सीधे सारी वैल्यूज पुट करनी है। मास 70 kg दिया है, जी की वैल्यू 10, हाइट आपकी निकालनी है J 4.2, तो H की वैल्यू आ जाती है 142.8 मीटर। तो आपका वो टोटल यहाँ पर 142.8 मीटर करेगा। अब देखो ये डेल्टा क्यू कहाँ से आया, ये आपको गिवन है 100 किलो कैलोरी, तो 100 इंटू आपने 1000 कर दिया। तो अब देखो ये भी आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये पूरी वैल्यू कैलोरी में आ रही है, क्योंकि क्वेश्चन में खुद दिया है कि 100 किलो कैलोरी मिलते हैं पिज्जा खाने से, तो 100 की जगह 100 किलो की जगह 1000, तो क्योंकि कैलोरी में आ रहा है तो आपको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर सामने वाली वैल्यू को कैलोरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो आपने क्या किया, इसको कैलोरी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, स्पेसिफिक बिहेवियर ऑफ वाटर। ये मैंने अलग से टॉपिक डाल दिया है, ठीक है। अब आप समझ लो, 2 मिनट की बात है। देखो वाटर की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है बच्चों, है ना। मदर नेचर ने, हमारी धरती माँ ने, हमारी प्रकृति ने वाटर को एक अलग नेचर दिया है। क्या नेचर दिया है कि बेसिकली क्या होता है, इधर वॉल्यूम ऑफ वाटर हमने ले लिया, इधर टेम्परेचर ले लिया डिग्री सेल्सियस में। तो वाटर की प्रॉपर्टी क्या है, देखो जनरली क्या होता है, जब आप किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाते हैं या किसी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो आपने देखा होगा जनरली कि उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ता है, क्योंकि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वाटर के मॉलिक्यूल के जो बॉन्ड है वो टूटेंगे और चारों तरफ भागने की कोशिश करेंगे, तो वॉल्यूम बढ़ता है। लेकिन वाटर के केस में उल्टा होता है। वाटर के केस में 0 से 4 डिग्री तक आपका टेम्परेचर तो बढ़ता है, क्योंकि भाई देखो 0 से 4 हो गया तो टेम्परेचर तो बढ़ा, लेकिन उल्टा वॉल्यूम कम हो जाता है, ठीक है। तो ये एक स्पेशल बिहेवियर है वाटर का, जिसको एनोमलस बिहेवियर कहते हैं। अब देखो 4 से 14.5 तक जो होना चाहिए वही हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, ठीक है। अब देखो 14.5 से 15.5 तक वॉल्यूम कांस्टेंट है, आपको दिख रहा होगा वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब इसके बाद में नॉर्मल बिहेवियर है, तो ये एक स्पेशल बिहेवियर है वाटर का जो आपको ध्यान रखना है। अब ये वॉल्यूम का ग्राफ था, तो नीचे डेंसिटी का है,
क्योंकि वॉल्यूम और डेंसिटी आप जानते हो, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि डेंसिटी और वॉल्यूम इनवर्स है। अगर वॉल्यूम घट रहा है तो डेंसिटी बढ़ेगी। तो बच्चों यहाँ पर देखो ये बढ़ता हुआ ग्राफ है 4 तक, फिर 4 के बाद में कम हो गया क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है लेकिन डेंसिटी तो घटेगी, और फिर ये कांस्टेंट है। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। ठीक है, ये मदर नेचर का कमाल है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह का भी कमाल होता है। तो 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक आपका क्या हो रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, डेंसिटी बढ़ रही है। क्योंकि यार सिंपल सी बात है, अगर वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी तो बढ़ेगी। 4 से 4 डिग्री सेल्सियस पर बच्चों इंस्टेंट ऑफ, देखो कायदे से 0 डिग्री सेल्सियस पर मिनिमम आपकी मतलब कायदे से मिनिमम वॉल्यूम आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे होना चाहिए था, क्योंकि वो बिल्कुल ठंडा हो गया है और बहुत कम वॉल्यूम में समेटना चाहिए, आइस बन जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, जो वॉल्यूम है वो मिनिमम हो जाता है आपका 4 पर 0 की जगह। तो ये एक एनोमलस बिहेवियर है और डेंसिटी मैक्सिमम हो गई, लेकिन 4 के बाद में वही है जो होना चाहिए, वॉल्यूम बढ़ रहा है, डेंसिटी घट रही है। क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे आपका बॉन्ड टूटने चाहिए और मॉलिक्यूल बिखरने चाहिए, तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। लेकिन आपका वाटर के केस में 4 डिग्री तक ऐसा नहीं होता है। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान रखोगे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे इसके ऊपर क्वेश्चन, जैसे ये 2 कंटेनर हैं ए और बी, आपने क्या किया, पहले कंटेनर में 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, आपने उसको कूल करके 0 तक पहुंचा दिया। ठीक है, दूसरे कंटेनर में 4 डिग्री था, हीट करके 15 तक पहुंचा दिया। तो आपसे पूछा गया कि वाटर विल ओवरफ्लो फ्रॉम, तो आपसे पूछा गया कि वाटर किस कंटेनर से ओवरफ्लो करेगा। बच्चों देखो, आपने अभी अभी सीखा था कि जब आप 4 से 0 पर जाते हैं तो वाटर एक एनोमलस बिहेवियर शो करता है। कायदे से क्या होना चाहिए था, कायदे से 0 से जब हम 4 जाते हैं तो आपका वॉल्यूम बढ़ना चाहिए था, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। लेकिन 4 से 0 जाने पर उल्टा हो रहा है, आपका जो वॉल्यूम है वो आपका क्या हो रहा है, देखो क्योंकि 4 पर आपका मिनिमम वॉल्यूम था और 0 पर वॉल्यूम बढ़ जाएगा थोड़ा सा, है ना, क्योंकि जब 4 पे मिनिमम है तो मिनिमम से थोड़ा सा 0 पर जाने में बढ़ जाएगा वॉल्यूम, है ना। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है कि 4 से 0 जाने पर वॉल्यूम उल्टा बढ़ रहा है, कूल करने पर भी। ठीक है, क्योंकि एनोमलस बिहेवियर है वाटर का। तो इसका मतलब जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो अगर ये कंटेनर पूरी तरीके से फुल है तो पानी ऊपर बह जाएगा। तो कंटेनर ए राइट आंसर। कंटेनर बी, इसमें क्या हो रहा है, 4 से 15 पर जा रहे हो। अब देखो 4 पे फिर मिनिमम होता है वॉल्यूम, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि 4 पे मिनिमम वॉल्यूम होता है तो आपने जब हीट किया तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो वाटर फिर ओवरफ्लो करेगा। तो दोनों ही कंटेनर में से वाटर ओवरफ्लो कर रहा है। पहले में क्यों कर रहा है, पहले में नॉर्मल जो बच्चा होगा वो क्या कहेगा, यार 4 से 0 पर जा रहा है मतलब कूल हो रहा है, मतलब वाटर आपका कम वॉल्यूम में आ जाएगा। लेकिन रियलिटी में जो एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर के बारे में जानते हैं वो ये बता सकते हैं कि नहीं, 0 से 4 जाने पर वॉल्यूम आपका उल्टा बढ़ने की जगह घटता है। तो मिनिमम 4 पे होता है, फिर 0 पर जाओगे तो वॉल्यूम उल्टा बढ़ जाता है थोड़ा सा। तो इसीलिए यहाँ पर भी आपका वाटर ओवरफ्लो करेगा और यहाँ पर भी करेगा। तो राइट आंसर है ए एंड बी दोनों। अब देखो डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्परेचर स्केल, तो बच्चों ये अलग अलग तरीके के टेम्परेचर स्केल्स हैं जो हमारे सिलेबस में हो सकते हैं। ठीक है, 1-2 मैंने एक्स्ट्रा बता दिए हैं, आप चाहें तो ध्यान रखें, नहीं तो नहीं, आपकी जानकारी के लिए बताएं, लेकिन 3 तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं ही। देखो जो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला है र्यूमर। तो र्यूमर जो होता है बच्चों, उसमें सिंबल जो होता है वो डिग्री आर होता है। जैसे देखो हम डिग्री सेल्सियस में नापते हैं टेम्परेचर या केल्विन में नापते हैं, वैसे ही आपका र्यूमर होता है तो डिग्री आर में नापते हैं। ठीक है, तो लोअर फिक्स पॉइंट इसका 0 डिग्री होता है और अपर फिक्स पॉइंट आपका 80 डिग्री होता है। अब ये लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट क्या भला है, देखो आप डिग्री सेल्सियस में अगर देखें तो लोअर फिक्स पॉइंट क्या होता है बच्चों, 0 होता है और अपर फिक्स पॉइंट 100 होता है एक स्केल के अंदर। ठीक है, तो वही वाली बात है कि आपका जो इन टेम्परेचर स्केल में होगा सबका एक लोअर फिक्स पॉइंट है और एक अपर फिक्स पॉइंट है। अब देखो नीचे मैंने लिखा है कि जो लोअर फिक्स पॉइंट है वो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का, मतलब ये एक स्टैंडर्ड हो गया कि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है हर स्केल का वो लोअर पॉइंट होगा। और ऑब्वियसली बात है जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो अपर फिक्स पॉइंट हो जाएगा। जैसे डिग्री सेल्सियस पे 0 डिग्री आपका मिनिमम होता है, तो मतलब वो क्या हो गया, वो आपका वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। और हम जानते हैं कि वाटर फ्रीज हो जाके बर्फ बन जाता है और 100 डिग्री पर वाटर वेपर बनने लगता है, तो मतलब 100 आपका बॉइलिंग पॉइंट हो गया और वो डिग्री सेल्सियस के पैमाने का फिक्स पॉइंट हो गया। तो ऐसे ही बच्चों डिग्री र्यूमर या डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट या रैंकाइन या केल्विन, हर केस में वही सीन है। तो डिग्री आर, डिग्री सी, डिग्री एफ, रैंकाइन और केल्विन।
देखो 0 डिग्री आर, 0 डिग्री सी, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 460 रैंकाइन और 273 केल्विन। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो अपर फिक्स पॉइंट क्या है, ये 80 डिग्री आर है, ये 100 डिग्री है, ये 32 डिग्री है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ये 460 रैंकाइन है तो 672 रैंकाइन हो गया, ये 273 केल्विन है तो 373 केल्विन हो गया। अब यहाँ पर देखो बच्चों नंबर ऑफ डिवीजन कितने हो गए, नंबर ऑफ डिवीजन मतलब उस पैमाने में कितने पॉइंट हैं। अब देखो 0 और 100 के बीच में कितने पॉइंट होंगे, अगर एक पॉइंट 1 डिग्री का है तो 100 होंगे, तो हर पॉइंट 1 डिग्री का होता है। तो 0 से 100 जो डिग्री सेल्सियस वाला पैमाना है उसमें 100 पॉइंट हो गए। तो देखो डिग्री सेल्सियस में 100 पॉइंट है, लेकिन रैंकाइन में 80 हो गए। इसमें 32 और 212 में माइनस कर दो तो 180 आता है, इसमें माइनस करोगे तो 212 और इसमें माइनस करोगे तो 100 आता है। ठीक है, तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको बात समझ में आ रही होगी। अब देखो ये रिलेशन है अलग अलग टेम्परेचर स्केल्स के बीच में, ये एक जनरलाइज्ड रिलेशन है। क्या है, रीडिंग माइनस LFP, मतलब जो भी आपकी रीडिंग है। क्वेश्चन में एग्जामिनर देता है कि एक अननोन स्केल है और उसकी रीडिंग मान लो 80 है, तो उसकी जो भी रीडिंग है ना, तो 80 में से लोअर फिक्स पॉइंट उसका गिवन है, अब डिवाइड बाई अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट जब आप करते हैं तो आपको कांस्टेंट वैल्यू मिलती है। जो भी रीडिंग है अगर आपको वो निकालनी है ना, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स, अब ये रिलेशन बहुत काम की बात है। बेशक आप ये रैंकाइन वाला छोड़ सकते हो, रूमर वाला छोड़ सकते हो, ये जो जरूरी है वो ये है कि C/100 F-32 अपॉन 180 और केल्विन वाला जरूरी है। अब आप कहेंगे सर ये क्या किया आपने, देखो मैंने कुछ अलग नहीं किया है, मैंने सिर्फ जो फॉर्मूला बताया आपको उसको यूज किया है। फॉर्मूला क्या है, रीडिंग माइनस LFP, रीडिंग माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। अगर आप डिग्री सेल्सियस में गौर से देखें तो रीडिंग मान लो कुछ भी डिग्री सेल्सियस आपको मिली है ना, सपोज C, ठीक है, आपको C रीडिंग मिली, तो लोअर फिक्स पॉइंट आपका 0 है तो C में से 0 गए तो C बचेगा, अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, यानी कि 100 में से 0 घटाओगे तो 100 ही बचेगा। तो ऊपर C नीचे 100 आना चाहिए, तो मैंने वही किया है, ऊपर C नीचे 100 आ गया। अब डिग्री फ़ारेनहाइट में देखो, फ़ारेनहाइट के अंदर आप जानते हो कि मान लो रीडिंग है F, तो आपने रीडिंग लिख ली। अब लोअर फिक्स पॉइंट 32 से स्टार्ट होता है, तो 32 आपने लोअर फिक्स पॉइंट की जगह लिखा। अब अपॉन में क्या है, अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, मतलब आपका आप जानते हो 180 का डिफरेंस होता है। अब इधर देखो केल्विन में तो K - 273 अपॉन 100, सेम कहानी करी है सारी चीज़ों में जो आपकी होनी चाहिए। ठीक है, चलो आप इन दोनों को याद रखो तो ठीक है, नहीं रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इतनी ज़रूरी बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है द जीरो ऑफ केल्विन स्केल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो। तो केल्विन स्केल का जो जीरो है बच्चों वो एब्सोल्यूट जीरो कहलाता है। ठीक है, और एब्सोल्यूट जीरो का मतलब होता है द केल्विन स्केल इज ऑफन टर्म्ड एज द एब्सोल्यूट स्केल, मतलब ऐसा यूनिट में हम उसे यूज करते हैं। केल्विन स्केल का जीरो एब्सोल्यूट जीरो कहलाता है। तो डिग्री सेल्सियस में कितना हुआ, -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो बच्चों in common use the absolute zero correspond to -273 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल यूज में -273 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन इट एग्जैक्ट वैल्यू इज -273.16 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लेकिन जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 273.16 डिग्री सेल्सियस है। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों कि आपको बात क्लियरली समझ आ रही होगी कि कैसे अटेम्प्ट करना है चीज़ों को। ठीक है, चलो आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी। आगे बढ़ते हैं। अब है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर विच इज सेम इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। आपको बताना है कि टेम्परेचर की वो वैल्यू जो सेम होगी डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो बच्चों क्या आप बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं, बहुत आसान है, दोनों को इक्वल कर दो जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया है, बस इसको सॉल्व कर दिया है। नीचे 100 था और इधर 180 था तो उसको काट दिया है बस। ठीक है, तो ये 5 और 9 बचेगा, दोनों में आपने सेम करनी है तो सॉल्व कर लोगे तो सेम। अब देखो क्योंकि सेम वैल्यू है तो डिग्री सेल्सियस की भी अननोन वैल्यू मान लो थीटा है और डिग्री फ़ारेनहाइट की भी थीटा है, तो इधर भी थीटा इधर भी थीटा, सॉल्व करोगे तो 40 डिग्री आएगा। तो बच्चों बहुत आसान सी बात है कि आपको ऐसे क्वेश्चंस को करना आसान होना चाहिए कि आप ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप आगे से ऐसे हर क्वेश्चन को कर पाएंगे। ये बस इतना है कि माइनस में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। वर्क डन फॉर डिफरेंट थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। बेसिकली बच्चों अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ओरिजिनल थर्मोडायनामिक्स जो आपकी ज़रूरी है। ठीक है, जिसके लिए हमने ये लेक्चर लिया है। तो केटीजी में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा था, अब हम थर्मोडायनामिक्स पर आ रहे हैं। तो थर्मोडायनामिक्स में देखो क्या लिखा है, वर्क डन।
तो अलग अलग थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस के लिए, अब अलग अलग प्रोसेसेस क्या है आप जानते हो, आइसोथर्मल है, आइसोबैरिक है ना, आइसोकोरिक है। तो ये सारी जो प्रोसेसेस है, चाहे एडियाबैटिक है, इन सारी के सारी प्रोसेसेस में वर्क डन करने के कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं। तरीका नंबर 1 होता है मैथमेटिकल तरीका, जो आपका फॉर्मूले से आता है, वर्क डन पीडीबी के बराबर होता है, लेकिन हर प्रोसेस में अलग हो जाता है, ठीक है। और अच्छा, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर अगर इन चारों प्रोसेस के अलावा वर्क डन निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे? तो एक तो बेसिक फॉर्मूला आपको पता ही है, लेकिन मैं आपको एक अभी जैसे ये चारों खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद में एक टॉपिक आएगा पॉलीट्रोपिक प्रोसेसेस, तो उसके अंदर मैं बताऊंगा कि अगर आपको कोई और दे दिया जाए तो आप कैसे निकालोगे, ठीक है। अगला है ग्राफिकल मेथड। तो दो मेथड्स होते हैं बच्चों हमारे सिलेबस में वर्क डन कैलकुलेट करने के, पहला होता है आपका मैथमेटिकल, अगला होता है ग्राफिकल। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों कि आप ध्यान रखोगे कि कैसे ऐसे क्वेश्चंस को हम हैंडल करेंगे, दो तरीके से करेंगे, मैथमेटिकल या ग्राफिकल। तो दोनों तरीके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन हमेशा आए हैं, आते रहेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं पहले मैथमेटिक्स। चलो बच्चों, तो हम आगे स्टार्ट करते हैं वर्क डन बाई मैथमेटिकल मेथड, ठीक है। तो देखो, तो मैथमेटिकल मेथड में जो वर्क डन है उसका जो जनरल फॉर्मूला है दैट इज डेल्टा डब्ल्यू, यानी कि जो वर्क डन है वो इंटीग्रल पी डॉट डी वी होता है, और आपकी लिमिट होती है V1 से V2 की, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोसेस कौन कौन सी होती हैं। तो पहली प्रोसेस है आइसोकोरिक या आइसोमेट्रिक प्रोसेस। देखो, आइसोकोरिक या आइसोमेट्रिक में जो आपका वॉल्यूम है वो कांस्टेंट होता है, आप जानते हो, तो इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम 0 हो गया। तो यहाँ पर जो डेल्टा डब्ल्यू है वो इंटीग्रल पी डॉट डी वी यानी कि 0 के बराबर आ गया। सिंपल है, क्योंकि डी वी की वैल्यू जब 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा। तो आइसोकोरिक में वर्क डन 0 होता है। अब बात करते हैं आइसोबैरिक। आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट है तो वर्क डन होता है इंटीग्रल पीडीवी, V1 से V2 लिमिट है। तो आपका प्रेशर जब कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट वैल्यू बाहर चली जाती है, तो बाहर भेज दिया, तो P इंटीग्रल dV V1 से V2 लिमिट हो गई। तो यहाँ पर जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम मतलब dV का जो इंटीग्रेशन है वो वॉल्यूम हो जाएगा और लिमिट हो जाएगी V1 से V2 की। तो यहाँ पर जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में करूँगा तो डेल्टा डब्ल्यू आएगा P V2 माइनस V1, या फिर आप कह लो म्यू आर T2 माइनस T1। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप इस बात को समझ पाए होंगे। अब बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल वो प्रोसेस होती है जहां टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो डेल्टा डब्ल्यू हो गया इंटीग्रल पी डॉट डी वी, V1 से V2 लिमिट हो गई। तो यहाँ पर जब आप इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो P को टेम्परेचर की फॉर्म में रिप्लेस अगर हम कर दें तो म्यू आर टी अपॉन वी हो गया। कैसे किया, हमने पढ़ा था ना इक्वेशन ऑफ स्टेट पी वी इक्वल टू म्यू आर टी। तो आपने बस क्या किया है, P को रिप्लेस किया है और P क्या हो जाएगा, म्यू आर टी अपॉन वी के बराबर। तो आपने यहाँ रख दिया। जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा 2.303 म्यू आर टी लॉग बेस 10 V2 अपॉन V1। क्योंकि बच्चों जब आप इंटीग्रेशन करते हैं इस चीज़ का, जब आप इंटीग्रेशन करोगे dV अपॉन V का तो वो लॉग में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये डेल्टा डब्ल्यू 2.303 म्यू आर टी लॉग बेस 10 V2 बाई V1 हो जाएगा, जो आपको ध्यान रखना है। और आप जानते हो प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो, ठीक है। तो इसीलिए जहां अगर V2 है तो प्रेशर की फॉर्म में वो P1 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान रखोगे, ओके। चलो अब बात करते हैं एडियाबैटिक। एडियाबैटिक वो प्रोसेस होती है जहां पर डेल्टा क्यू 0 होता है, डेल्टा क्यू 0 होता है, हीट एक्सचेंज 0 होता है। तो बच्चों एडियाबैटिक की जो इक्वेशन होती है वो ये होती है पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो जैसे देखो आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट था तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट था, लेकिन यहाँ पर हीट एक्सचेंज 0 होता है। तो यहाँ पर एक फैक्टर आ जाता है वी के ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर एक फैक्टर आ जाता है गामा का। अब गामा आपको याद होगा क्या था, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, याद है आपको, CP अपॉन CV गामा था। तो बच्चों गामा की वैल्यू भी याद होगी, मैंने आपको बताया था केटीजी के अंदर मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए गामा 5/3 था, 1.67 कुछ था। फिर आपका डायटोमिक के लिए बताया था 1.4 था। फिर आपका पॉलीएटॉमिक के लिए बताया था 4/3 था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। तो डेल्टा डब्ल्यू आपका माइनस डी के बराबर आ गया। अब आप कहेंगे सर ये कहाँ से आ गया, आपको याद हो तो मैंने आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बताया था कि जो डेल्टा क्यू है वो डी प्लस डेल्टा डब्ल्यू के बराबर होता है। आप अगर गौर से देखें तो यहाँ पर जो हीट एक्सचेंज है वो 0 है, मतलब क्या हुआ कि आपका जो डेल्टा डब्ल्यू है वो माइनस ऑफ डी के बराबर आ जाएगा, है ना। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से आया। तो बच्चों अब जो आपका डेल्टा डब्ल्यू है वो माइनस डी यू। अब डी यू के बारे में आप जानते हो, डी यू का फॉर्मूला होता है म्यू CV/dt, तो आपने पुट कर दिया। अब CV के बारे में भी जानते हो, बताया था कल कि ये R अपॉन गामा माइनस 1 होता है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों कि आपको ध्यान होंगी ये बातें। तो
आप जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये म्यू आर गामा माइनस वन T2 माइनस T1 हो गया। तो इसको जब मैं ओपन करके लिखूंगा, देखो अभी यहाँ पर माइनस का साइन था, अब मैं माइनस को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वाला माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो बच्चों फाइनल जो आंसर मिलेगा वर्क डन का वो मिलेगा म्यू आर T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस वन, या फिर म्यू आर टी PB के बराबर होता है तो P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस वन। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि किस प्रोसेस में क्या वर्क डन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कैसे पॉसिबल है। मान लो एक गैस फॉलोज द रिलेशन P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। मान लो आपकी एक गैस है जो एक रिलेशन फॉलो करती है कि जो प्रेशर है वो V स्क्वायर पे डिपेंड कर गया। अगर गैस आपकी एक्सपेंड करी जाए इस तरीके से कि इसका जो वॉल्यूम है वो V से 3V हो जाए, ठीक है, देन फाइंड आउट दी वर्क डन बाय द गैस। तो आपको बताना है वर्क डन बाय द गैस क्या होगा, ठीक है। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों कि आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्या है, आपको रिलेशन दे रखा है प्रेशर और वॉल्यूम का, आपको वॉल्यूम V से 3V इंक्रीज करना है, तो बताना है वर्क डन बाय द गैस क्या होगा। तो क्या निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो अब आपको वर्क डन बाय द गैस निकालना है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये प्रोसेस कौन सी है। तो आपको बच्चों नॉर्मल फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जो मैंने सबसे पहले बताया था, जनरल फॉर्मूला, कि जो डेल्टा डब्ल्यू है वो इंटीग्रल P डॉट डी वी के बराबर है, इंटीग्रेशन में लिमिट है V1 से V2। तो आपको जनरल फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो ये वाला फॉर्मूला जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, दिस इज दी फॉर्मूला जो जनरल फॉर्मूला था। तो यानी कि अब देखो हमने ये क्यों यूज किया, क्योंकि बच्चों हमें इक्वेशन को देख के नहीं समझ आ रहा है, या क्वेश्चन में ये बताया ही नहीं गया कि जो 4 इक्वेशन हमने पढ़ी हैं, जो 4 थर्मोडायनामिक प्रोसेस पढ़ी हैं, उनमें से किसका वर्क डन है। तो क्योंकि हमें नहीं पता, ना ही हमें इक्वेशन को देख के समझ आ रहा है, तो इस वजह से हम यहाँ पर नॉर्मल फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो बच्चों V1 की वैल्यू V है, V2 की वैल्यू 3V है, यही तो बोला है, V से 3V हो गया। फिर आपको इक्वेशन दी है कि प्रेशर V स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब प्रेशर आपका, मैंने अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को उठाया तो K V स्क्वायर के बराबर आ गया। तो जो K है यानी कि जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है वो P अपॉन V स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको सिर्फ करना क्या है, आपको वैल्यू को एक्सचेंज करना है। अगर आप देखें बच्चों तो आपको क्योंकि वॉल्यूम के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, यानी कि आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट वॉल्यूम की पता है, तो आपको इस प्रेशर को वॉल्यूम के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो प्रेशर क्या हो जाएगा वॉल्यूम के फॉर्म में, KB स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। देखो ये KB स्क्वायर, तो K तो भैया कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो इंटीग्रेशन में बाहर निकल जाता है, तो अंदर V स्क्वायर dV बचा और लिमिट V1 से V2 चली। अब K तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। अब इसका इंटीग्रेशन करो, जब पावर इंटीग्रेशन में बढ़ जाती है और अपॉन में आ जाती है, तो V की पावर 3 अपॉन 3 हो गया, लिमिट V1 से V2 है। फर्दर सॉल्व करेंगे तो भैया K/3 यानी कि ये जो ब्रैकेट वाला 3 है वो बाहर चला गया। अब लिमिट है V से 3V। अच्छा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो भैया अपर लिमिट का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट का स्क्वायर। अब आपने क्या किया, बस आपको वैल्यूज पुट करनी है। देखो जो K है, अगर आप देखें तो K की वैल्यू P अपॉन V स्क्वायर थी, तो आपने बस यहाँ पुट कर दी। अब V2 कितना है बच्चों, 3V है, तो 3V का क्यूब कितना होगा, 3 3 9 3 27, V की पावर 3 होगा, और ये V की पावर 3 सॉल्व कर लो तो ये 26/3 PV आ गया, यानी कि आपका जो वर्क डन है बच्चों 26/3 PV आ गया। अब ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए था, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे वर्क डन के क्वेश्चंस के तो आपको जितने भी मैंने इक्वेशंस बताई हैं उन पे बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे, और अगर कोई मैच नहीं करता है तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आई होगी। अब बात करते हैं वर्क डन बाई ग्राफिकल मैथड्स, ठीक है। तो अभी तक हमने वर्क डन बाई मैथमेटिकल मेथड समझा, अब ग्राफिकल मेथड के थ्रू वर्क डन समझ लेते हैं। देखो तो 2 चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो डेल्टा W होगा ग्राफ, देखो जो डेल्टा W होगा, अब आपने अभी भी देखा कि जो डेल्टा W था वो इंटीग्रल P डॉट dV के बराबर था, मतलब जो वर्क डन होगा वो प्रेशर और वॉल्यूम के ग्राफ के एरिया के बराबर होगा, क्योंकि जब भी आप इंटीग्रेशन में कोई वैल्यू लिखते हो तो इसका मतलब होता है कि एरिया आपको निकालना है, और डिफरेंशिएशन में लिखते हो तो मतलब स्लोप निकालना है। तो जो डेल्टा W है वो प्रेशर और वॉल्यूम कर्व का एरिया होगा, तो एरिया एनक्लोज्ड बाय PV कर्व एंड वॉल्यूम एक्सिस ऑन PV डायग्राम। तो आपका केवल और केवल PV डायग्राम पर ही आप वर्क डन निकाल सकते हो। डेल्टा W आपका पॉजिटिव और नेगेटिव 2 हो सकता है। वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, जब वॉल्यूम आपका एक्सपेंड करेगा, और वर्क डन नेगेटिव कब होगा, जब वॉल्यूम आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, तो जब कंप्रेशन होगा, ठीक है। ध्यान रखना है बच्चों कि आपका वर्क डन पॉजिटिव और नेगेटिव कब होता है, पॉजिटिव तब होगा जब वॉल्यूम बढ़ेगा, और नेगेटिव कब होगा, जब वॉल्यूम घटेगा, ठीक है। तो कंप्रेशन और एक्सपेंशन। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल इसका जो एस्पेक्ट है वो मैं आपको क्लियर करता हूं। तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ एग्जांपल आपको बताऊंगा तो आपको क्लैरिटी आएगी।
अब देखो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर देखो। एग्जाम्पल नंबर 1, पीवी डायग्राम है, ठीक है, आपका स्लोप येलो कलर वाला है, तो 1 से 2 तक आ रहा है। अगर आप गौर से देखें बच्चों, तो जो स्लोप है वो घट रहा है नीचे की तरफ, 1 से 2 तक घट रहा है ना, मतलब बढ़ रहा है, सॉरी, वॉल्यूम। देखो V1 से V2 हो रहा है, पहले V1 था, बाद में V2 हो गया। अगर आप एक्स एक्सिस पर देखें, मान लो पहले वॉल्यूम 10 था, 10 क्यूबिक मीटर था, तो बाद में मान लो 30 क्यूबिक मीटर हो गया, क्योंकि पहले एक्स एक्सिस पे वैल्यू कम है, बाद में बढ़ गई, तो ये बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग है, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो वर्क डन आपका पॉजिटिव आएगा, ठीक है। सेकंड को देखो, यहां पर क्या हो रहा है, घट रहा है। देखो ये आपका पहले ज्यादा था, बाद में एक्स एक्सिस पे वैल्यू कम हो गई, तो इसका मतलब देखो घट रहा है ना, 1 से लेकर 2 तक जा रहा है, तो मतलब वॉल्यूम डिक्रीज है, मतलब वर्क डन नेगेटिव आ गया। अब इसको देखो, ये पीवी डायग्राम आपने फिर से ले लिया। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका 1 से लेकर आप 2 तक जा रहे हो, लेकिन गौर से देखो ये V1 है, ये V2 है, मतलब आपका जो ग्राफ है वो कुछ ऊपर से जा रहा है, 1 से लेकर 2 जा रहा है, मतलब पहले 1 पे कुछ वॉल्यूम था, बाद में 2 पर कुछ वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो वर्क डन पॉजिटिव आ गया। आई होप मेरे प्यारे बच्चों कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि वर्क डन पॉजिटिव कैसे आएगा, नेगेटिव कैसे आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अब अगले एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो इधर प्रेशर है, इधर वॉल्यूम है, तो ये 1 से लेकर 2 तक आप गए, तो 1 से 2 तक गए, तो देखो वॉल्यूम आपका 1 से 2 तक जा रहा है, मतलब पहले कम था, बाद में ज्यादा हो गया, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया और वर्क डन पॉजिटिव आ गया। अब अगले को देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो अब की बार एक खेला हो गया है ना, एग्जामिनर ने एक खेल खेल लिया आपके साथ, प्रेशर को यहाँ दे दिया, वॉल्यूम को वाई पर दे दिया, तो अब कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। 1 से 2 तक आपको जाना है, तो पहले वॉल्यूम आपका V1 था, बाद में V2 हो गया, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, तो वर्क डन आपका पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। देखो अब की बार एक्स एक्सिस को मेजर ही नहीं करना, फिर आपको वाई को करना है, वॉल्यूम को ही तो देखना है, तो V1 से V2 हो गया। आई होप मेरे प्यारे बच्चों कि आपको बात क्लियरली समझ आ रही होगी कि कैसे हम पहचान करेंगे अलग अलग कर्व पे वर्क डन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है, किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं, क्योंकि हमने ये तो समझ लिया कि वर्क डन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। अब निकालते हैं कि वर्क डन होगा क्या। तो मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि वर्क डन निकालने के लिए आपको एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, इंटीग्रल PdV होता है बच्चों, तो आपको एरिया निकालना है PV कर्व का, आपका वर्क डन आ जाएगा। तो अब इस ग्राफ में अगर आपने एरिया फाइंड आउट कर लिया तो वर्क डन निकल जाएगा। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली इधर प्रेशर है, इधर वॉल्यूम है, वॉल्यूम आपका क्यूबिक मीटर में है और प्रेशर आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है, ठीक है। A से B गए, B से C से D, ठीक है, इस तरीके से आपका ग्राफ दिया है। अब आपको निकालना है वर्क डन, तो कैसे निकालेंगे, देखो बहुत आसान है। आप A से B गए तो B से 10 जगह और इधर आपका 2 है प्रेशर, ठीक है, और 20 से 10 गए। अब इधर देखो आप B से C जा रहे हो, तो मतलब आपका जो वॉल्यूम है वो तो कांस्टेंट है, प्रेशर आपका 2 से लेकर 12 तक है। अब C से D जा रहे हो तो C आपका 12 पर है, C से D आप जा रहे हो तो आपका 10 से लेकर 50 तक वॉल्यूम हो रहा है। तो आपको एरिया निकालना बहुत आसान है, ठीक है, एरिया आप आसानी से निकाल सकते हो इस कर्व का। तो देखो कैसे निकालोगे, बहुत आसान है। देखो आपको हमेशा प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लेना है और वॉल्यूम क्यूबिक मीटर में, क्योंकि SI में लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो डेल्टा W क्या होगा, डेल्टा W AB प्लस डेल्टा W CB प्लस डेल्टा W CD। ऑब्वियस सी बात है भाई, AB के अंदर का एरिया, BC का एरिया और CD का एरिया, ठीक है। अब देखो डेल्टा W AB -2 × 10 हो गया, क्योंकि बच्चों अगर आप गौर से देखें माइनस समझ आया क्यों, क्योंकि वर्क डन नेगेटिव होगा, क्योंकि वॉल्यूम घट रहा है। A से लेकर B तक जब आप देखो तो B से 10 हो गया वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम घट गया, तो वर्क डन नेगेटिव हो गया। तो वर्क डन नेगेटिव हो गया, लेकिन होगा कितना, एरिया। अब एरिया कितना है इस कर्व का, अगर आप गौर से देखें तो एक रेक्टेंगल है, तो लेंथ इंटू हाइट मतलब ब्रेथ, तो 20 - 10 10 और इधर 2, 0 से लेकर 2 तक गए, तो यानी कि 20 हो गया माइनस का। अब देखो BC, अगर आप गौर से देखें बच्चों B और C पर वॉल्यूम सेम है, यानी कि जो वॉल्यूम B पर है वही वॉल्यूम C पर है, मतलब जो चेंज इन वॉल्यूम है वो 0 है, मतलब क्या हुआ, जो वर्क डन है आपका वो 0 हो गया, ठीक है, PdV के हिसाब से। अच्छा अब C और D को देखो, C पर जो वॉल्यूम है वो 10 है, D पर जो वॉल्यूम है वो 50 है। अब प्रेशर कितना है, 12 है। अब इसके अंदर कितना एरिया आएगा, फिर ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी हो गई टोटल लेंथ और ये आपकी हो गई ब्रेथ, तो L × B करो एक रेक्टेंगल में, तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा आपका टोटल 12 तक, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ 12 × 40 कर दो, प्लस का क्यों, क्योंकि एक्सपेंड हो रहा है, तो आपका जो आंसर आएगा वो 460 जूल आएगा। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हो। आई होप मेरे प्यारे बच्चों कि आप कर लोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब हम देखते हैं साइक्लिक प्रोसेसेस, ठीक है। तो साइक्लिक प्रोसेसेस में क्या अंतर है नॉर्मल वर्क डन और साइक्लिक प्रोसेस में? देखो, साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल पॉइंट डिफाइन नहीं होते। साइक्लिक प्रोसेस मान लो सर्कल में है या रेक्टेंगल फॉर्म में है। देखो, जहां पर जो वर्क डन निकलेगा वो असल में एरिया एनक्लोज्ड बाय क्लोज लूप ऑन पीवी डायग्राम होगा, ठीक है। आपका अभी तक हम जो देख रहे थे वो पीवी डायग्राम और वॉल्यूम के अंदर का जो एरिया था वो निकाल रहे थे, लेकिन साइक्लिक प्रोसेस में जो क्लोज लूप है उसका एरिया ही आपका वर्क डन होगा पीवी डायग्राम पर। ये बाकी डायग्राम पे एप्लीकेबल नहीं है, केवल पीवी डायग्राम। अच्छा, वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होगा? अब साइक्लिक है, अब साइक्लिक में आप ये तो नहीं बता सकते कि वॉल्यूम कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि साइक्लिक में तो कभी कम हो कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, मतलब आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट का सेपरेशन है ही नहीं। तो बच्चों, वर्क डन पॉजिटिव या नेगेटिव अगर हम देखें तो पॉजिटिव तब होगा जब डायरेक्शन साइक्लिक प्रोसेस की क्लॉकवाइज है, और नेगेटिव तब होगा जब डायरेक्शन साइक्लिक प्रोसेस की एंटी क्लॉकवाइज है। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान रखोगे, अगर क्लॉकवाइज आप चलोगे तो पॉजिटिव है और एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो नेगेटिव है। अगर आप पॉजिटिव करना चाहते हो तो डायरेक्शन क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में होनी चाहिए, और नेगेटिव करना चाहते हो तो घड़ी की उल्टी दिशा में होना चाहिए। तो ये दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखो साइक्लिक प्रोसेस के बारे में समझते हैं। तो पहला पॉइंट, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या होगा? क्योंकि आप जानते हो साइक्लिक प्रोसेस है, तो साइक्लिक प्रोसेस में आपका इंटरनल एनर्जी का चेंज बच्चों जीरो होगा, क्योंकि जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट है वो डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि आप एक और चीज़ जानते हो कि जो इंटरनल एनर्जी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। आपको याद होगा कोई भी आइडियल गैस जो होती है उसकी जो टोटल एनर्जी है वो केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी होती है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती थी, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जीरो थे। ये हमने केटीजी में पढ़ा था। अब हमें ये भी पता था कि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है, मतलब इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड कर गई। यानी कि आपका, क्योंकि बच्चों टेम्परेचर सेम रहेगा दोनों प्रोसेसेस में, क्योंकि पीवी डायग्राम है मतलब टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहा होगा, ठीक है। तो क्योंकि बच्चों टेम्परेचर कांस्टेंट है इसीलिए आपका ड्यू जीरो होगा, इंटरनल एनर्जी में चेंज जीरो होगा। और इसको दूसरे तरीके से समझ लो, दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो कि जो आपका इंटरनल एनर्जी है वो एक स्टेट फंक्शन भी होता है। स्टेट फंक्शन का मतलब होता है बच्चों कि जो वैल्यू केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करें। अब क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट आपका डिफाइन ही नहीं है, तो इसीलिए भी जो ड्यू है वो जीरो आएगा, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपका जीरो आएगा, ठीक है। तो इट इज अ स्टेट फंक्शन, इट ओनली डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो आपको ध्यान रखना है, ओके। तो दोनों तरीके से आप समझ सकते हो, दो रीजन से आप समझ सकते हो। अच्छा, अब फ्लॉट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से जो डेल्टा क्यू था वो डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के बराबर था। मतलब क्या हुआ कि आपका, क्योंकि डी यू तो जीरो हो गया तो डेल्टा क्यू साइक्लिक डेल्टा डब्ल्यू साइक्लिक के बराबर हो गया। मतलब जो साइकिल में आप घूमे तो जितना आपने हीट दी वो सारी के सारी सिर्फ किस में चली गई? वर्क करने में, क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो जीरो हो रहा है, मतलब डेल्टा क्यू साइक्लिक डेल्टा डब्ल्यू साइक्लिक के बराबर है। अब देखो एग्जाम्पल देखो, ये आपका मान लो पीवी कर्व है ना, पीवी डायग्राम है। तो यहाँ पर आपका ABCD आपका एक साइक्लिक है। तो यहाँ पर देखो पहली बात तो डायरेक्शन कैसी है? घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज है। मतलब क्या हुआ? वर्क डन एरिया ऑफ लूप होगा और पॉजिटिव होगा। अब इसको देखो, पीवी डायग्राम है आपका एंटी क्लॉकवाइज प्रोसेस है, तो वर्क डन एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा और नेगेटिव होगा, ठीक है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है। अब इसको देखो, यहाँ पर देखो दो हैं, एक बड़ा लूप है एक छोटा लूप है। बड़ा लूप क्लॉकवाइज है, छोटा लूप एंटी क्लॉकवाइज है। जब आप नेट निकालोगे बच्चों तो क्वाइट क्लियर है, बड़े लूप का ज्यादा वर्क आएगा, छोटे का कम आएगा। क्यों? क्योंकि बड़े लूप में एरिया ज्यादा है, छोटे लूप में एरिया कम है। तो बच्चों वर्क डन होगा एरिया ऑफ बोथ लूप डेल्टा W1, यानी कि मान लो पहले लूप में आप ये पहले का पॉजिटिव है, दूसरे का नेगेटिव है। क्योंकि बच्चों पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा है नेगेटिव के कंपैरिजन में, तो ओवरऑल आंसर पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब देखो ये एग्जांपल देखो, ये पीवी कर्व है। अब यहाँ पर ये साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है। इधर V1 से V2 वॉल्यूम हो रहा है, इधर P1 से P2 वॉल्यूम है, मतलब प्रेशर है। तो बच्चों वर्क डन क्या होगा? एरिया ऑफ सर्किल होगा, और एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है बच्चों? पाई r स्क्वायर होता है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान क्या रखना है, ये मैंने स्पेशल इसलिए बताया है। ऐसे क्वेश्चन में ध्यान ये रखना है कि जब आपको सर्कल के क्वेश्चन मिले तो उसमें जो रेडियस होती है बच्चों, उसके बारे में ध्यान रखना कि रेडियस आपको दोनों तरफ से लेनी है। देखो एक रेडियस तो ये हो गई, जो आप क्या हो रहे हो V1 से V2 जा रहे हो, ठीक है। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आप P1 से P2 जा रहे हो, तो वो भी एक रेडियस में आपको काउंट करना है। बच्चों जब आप V1 से V2 जाओगे तो आपका ये पूरा डायमीटर कवर हो जाता है, तो रेडियस डायमीटर की आधी होती है, तो रेडियस हो गई V2 - V1/2। दूसरी रेडियस कौन सी है? ये वाली है।
आप P1 से P2 जा रहे हो, तो क्योंकि वो तो डायामीटर है तो रेडियस क्या होगी P2 माइनस P1/2। तो आपने एक रेडियस की जगह तो ये लिख दिया और दूसरे की जगह ये लिख दिया, तो आपका एरिया आपको ध्यान रखना है सर्कल का अलग तरीके से निकाला जाएगा, दोनों ही एक्सिस कंसीडर करी जानी है, ठीक है, और एरिया आ जाएगा, है ना, तो इस तरीके से निकाल सकते हो। बाकी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव आ जाएगा। चलो इसको देखो, इस एग्जाम्पल में आपके दो ट्रायंगल हैं। देखो एक आपका अगर गौर से देखें तो ये वाला एंटी क्लॉकवाइज है और ये वाला क्लॉकवाइज है और इक्वल इक्वल एरिया है, तो क्वाइट क्लियर है, कोई भी बता देगा आप में से कि 0 आंसर है। तो बच्चों दोनों का आंसर, क्योंकि एक इतना ही पॉजिटिव है दूसरा उतना ही नेगेटिव है, तो 0 आ जाएगा, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। साइन कॉन्सेप्ट फॉर फ्लॉट। आपको बच्चों साइन कॉन्सेप्ट देखने समझने हैं कि कैसे साइन निकालेंगे अलग अलग चीज़ों के। फ्लॉट मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो कौन कौन चीजें थी फर्स्ट लॉ में? डेल्टा क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा क्यू मतलब हीट का, डी यू मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी और डेल्टा डब्ल्यू मतलब वर्क डन का। तो बच्चों डेल्टा क्यू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है तो यूनिट शुड सेम। आपको ध्यान क्या रखना है कि यूनिट आपकी सेम होनी चाहिए तीनों चीज़ों की, ठीक है। अब बात करें डेल्टा क्यू के साइन क्या होंगे। डेल्टा क्यू बच्चों पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, ठीक है भाई। साइन क्या होंगे? या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, है ना। अब पॉजिटिव कब होगा हीट? बच्चों हीट आपकी पॉजिटिव तब होगी जब आप हीट एब्जॉर्ब करती है गैस या हीट सप्लाई टू दी गैस। मतलब देखो गैस है, अगर आपने उसकी हीट बढ़ा दी तो वो पॉजिटिव हो जाएगी और घटा दी तो नेगेटिव हो जाएगी, है ना, आसान, ठीक है। तो पॉजिटिव कब होगी? या तो आप हीट को या तो गैस एब्जॉर्ब कर ले, मतलब इन्वायरमेंट से एब्जॉर्ब कर ले तो भी हीट बढ़ गई, या आपने हीट सप्लाई कर दी तो भी बढ़ गई। नेगेटिव कब होगी? जब हीट लॉस करती है गैस, यानी कि गैस रखी है और वो हीट छोड़ दे एनवायरनमेंट में, मतलब क्या हुआ, हीट कम हो गई, कूल हो जाएगी, तो ये हीट रिजेक्टेड बाई गैस भी कह सकते हो। ये तो हो गया आपका डेल्टा क्यू। अब डी यू के बारे में बात करते हैं। तो डी यू क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब वो पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है। अगर पॉजिटिव होगी तो कब होगी? जब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, और नेगेटिव कब होगा? जब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी, है ना, आसान, ठीक है। चलो डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कब होगा? पॉजिटिव कब होता है? जब वॉल्यूम बढ़ेगा। नेगेटिव कब होगा? जब वॉल्यूम घटेगा। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। अब देखो एक्सपेंशन ऑफ गैस, एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूम का बढ़ना, ठीक है, या वर्क डन बाय द गैस या सिस्टम। तो वर्क डन पॉजिटिव तब भी होगा जब वर्क डन बाय द गैस हो या बाय द सिस्टम हो। देखो मान लो एक कंटेनर है, एक कंटेनर में एक पिस्टन लगा हुआ है, मान लो इस तरीके से ये कोई कंटेनर है। आपको याद है मैंने ये केटीजी में एग्जांपल बताया था, इस तरीके से यहाँ पर आपने हीट लगाई, ये आपका पिस्टन था। अब ये आपने जब हीट लगाई तो इसकी वजह से ये मान लो ऊपर पहुँच गया, ठीक है। तो अगर आप गौर से देखें बच्चों, तो जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, मान लो dx डिस्प्लेसमेंट हुआ, पहले ये यहाँ था बाद में ये यहाँ पहुँच गया, तो आपका जो वॉल्यूम है ओवरऑल वो कंटेनर का बढ़ गया। तो यहाँ पर अगर आप देखें बच्चों, तो क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका वर्क डन पॉजिटिव हुआ। मतलब वर्क डन पॉजिटिव तो हुआ लेकिन वर्क डन सिस्टम ने खुद किया, वर्क डन बाय द सिस्टम है, क्योंकि देखो वर्क डन सिस्टम ने खुद किया है। लेकिन अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम हो, मतलब पहले यहाँ था मैंने दबा दिया इसको तो ये नीचे आ गया, तो वॉल्यूम आपका घट गया बच्चों, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, दोनों चीज अलग हैं। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान रखोगे, ठीक है। चलो स्लोप ऑफ पीवी डायग्राम, ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। तो स्लोप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो स्लोप को अच्छे से समझ लेते हैं। देखो आप जानते हो कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं? 4 प्रोसेस हैं। पहला है आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो चेंज इन वॉल्यूम 0 होता है, ठीक है, और वर्क डन भी 0 होता है। तो यहाँ पर ही पीवी डायग्राम है। तो क्योंकि बच्चों वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आपका एकदम स्ट्रेट लाइन आ जाएगा पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो बच्चों स्लोप आ जाएगा dp/dv और ये इन्फानाइट आ जाएगा क्योंकि एंगल 90 डिग्री है। और जब 1090, क्योंकि 10 थीटा स्लोप होता है और 1090 इन्फानाइट हो जाएगा, ठीक है, तो स्लोप आइसोकोरिक का इन्फानाइट आएगा, है ना। तो ये मैक्सिमम स्लोप होगा किसी भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस का। ओके, अब इसको देखते हैं आइसोबैरिक। आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट है तो बच्चों प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, तो इस तरीके से प्रेशर के अलोंग कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाएगा। तो स्लोप क्या होगा? अगर आप देखें तो एंगल नापा जाता है एक्स एक्सिस से, तो थीटा 0 आएगा क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो थीटा 0 आ गया। तो थीटा 0 आ गया तो tan 0 क्या होता है? 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा, तो इसका स्लोप 0 हो जाएगा। और ये मिनिमम स्लोप है, दैट इज मैक्सिमम, दैट इज द मिनिमम स्लोप, ठीक है। आइसोबैरिक और आइसोकोरिक तो हो गया। अब है आइसोथर्मल और एडियाबैटिक, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, चेंज इन टेम्परेचर 0 होता है। ये पीवी डायग्राम है आपका।
तो क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पी बी म्यू आर टी होता है, मतलब पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी हो गया, मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया। ठीक है, तो आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ गया। तो यहाँ पर अगर आप इसका स्लोप निकालोगे तो वो माइनस पी अपॉन वी के बराबर आता है। ठीक है, आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है, जो स्लोप निकालोगे तो क्या आएगा, माइनस पी अपॉन वी। क्योंकि बच्चों वैसे भी आपका जब इसका स्लोप निकालोगे तो एंगल आपका एंटी क्लॉकवाइज नहीं जाएगा, क्लॉकवाइज लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप एंटी क्लॉकवाइज लोगे भी ना तो ये 90 से ऊपर पहुंच गया, और जब 90 से आप ऊपर पहुंच जाते हो तो टेन थीटा जब 90 से ऊपर जाते हो तो नेगेटिव हो जाता है। तो बच्चों आपको स्लोप हमेशा क्लॉकवाइज लेना है, मतलब एंगल आपको क्लॉकवाइज लेना है और स्लोप नेगेटिव आएगा हमेशा। ठीक है, तो आपका स्लोप नेगेटिव हो गया और क्लॉकवाइज लेना है। अच्छा, अब दूसरी बात पी अपॉन वी क्यों हो गया, क्योंकि वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस है ना, वही तो होता है स्लोप, तो पी अपॉन वी कर दिया। अब अभी एडियाबैटिक होता तो एडियाबैटिक और आइसोथर्मल में बस गामा का फर्क होता है, तो यहाँ गामा पी अपॉन वी आ जाएगा एडियाबैटिक के अंदर। ठीक है, चलो देख लेते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस में आप जानते हो पीवी की पावर गामा होता है और आइसोथर्मल में पीवी इक्वल टू कांस्टेंट होता है। तो बच्चों आपने पी और बी का कर्व ड्रॉ किया तो आपका कुछ इस तरीके से हाइपरबोला आया है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आया। तो यहाँ पर जब आप स्लोप निकालोगे तो मान लो जब आप यहाँ पर स्लोप देख रहे हो तो आपको फिर से एंगल क्लॉकवाइज में लेना है और नेगेटिव स्लोप आएगा। ठीक है, तो नेगेटिव आएगा, बस गामा से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि पीवी की पावर गामा होता है। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब देखो कुछ स्पेशल पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया। देखो जो स्लोप एडियाबैटिक का है वो आइसोथर्मल से ज़्यादा है। अगर आप गौर से देखें तो गामा टाइम ज़्यादा है एडियाबैटिक का आइसोथर्मल के कंपैरिजन में, तो स्लोप एडियाबैटिक का गामा टाइम ज़्यादा होता है आइसोथर्मल से। ठीक है, अब देखो ऑर्डर ऑफ स्लोप, जो मैंने आपको चारों प्रोसेस बताई उनका ऑर्डर क्या है। पहला आइसोकोरिक का सबसे ज़्यादा है, कितना है, इनफाइनाइट है। फिर उसके बाद एडियाबैटिक का आइसोथर्मल से ज़्यादा है, कितना है, गामा टाइम ज़्यादा है। लेकिन एडियाबैटिक और आइसोथर्मल में एक खास बात हमने देखी कि एंगल जो चेक करना है वो क्लॉकवाइज लेना है आपको। ठीक है, ध्यान रखना, ओके, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में 90 से ऊपर जा रहा है तो हमें पता है नेगेटिव तो आना ही है, तो हम फिर अपनी कैलकुलेशन क्यों बढ़ाएं, तो हम क्लॉकवाइज लेंगे। ठीक है, 90 से कम का एंगल लेंगे। अगला है स्लोप आइसोबैरिक, आइसोबैरिक का मिनिमम हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट था, और P अपॉन B में अगर प्रेशर ही 0 हो गया तो स्लोप 0 हो जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन बहुत फेमस है। ठीक है, देखो ये हर एग्जाम में आया है, आप नीट देख लो, जेई देख लो, एनी एग्जाम। तो बच्चों यहाँ पर आपने 4 प्रोसेस ले ली, A B C D, 4 कर्व आपने ले लिए। अब देखना गौर से, यहाँ पर आपका ये 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, ए बी और सी डी। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखें बच्चों तो 4 आपके ये ग्राफ हो गए। तो आपको अब कैसे, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज दी एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल। क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा है, मतलब 4 ग्राफ है ना, ए बी सी डी, तो इनमें से कौन सा ऐसा ग्राफ है जो एडियाबैटिक है या आइसोथर्मल है। तो कैसे बताओगे, देखो बच्चों बहुत आसान है बताना। अगर आप गौर से देखें तो आपको बस क्या देखना है, देखो पहली बात तो आपको केवल 2 ही ग्राफ बताने हैं, बाकी तो बताना ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको आइसोकोरिक और आइसोबैरिक तो हट गया, आपको सिर्फ आइसोथर्मल और एडियाबैटिक के बीच में लड़ाई करनी है। अब देखो हम जानते हैं, पहली बात तो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक के लिए स्लोप आना चाहिए नेगेटिव, तो ग्राफ केवल वही हो सकते हैं जिनका स्लोप नेगेटिव है। तो ए बी और सी डी में क्या लगता है आपको किसका स्लोप नेगेटिव है। आप गौर से देखो, स्लोप हमेशा कॉमन पॉइंट से निकाला जाता है बच्चों, ये बात भी ध्यान रखना। तो जब आप इसका स्लोप देखोगे तो कुछ ऐसे आएगा और इसका देखोगे तो कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर भी एंगल 90 से कम है, यहाँ पर भी 90 से कम है, मतलब इन दोनों केसेस में आपका स्लोप पॉजिटिव आएगा, क्योंकि जब tan थीटा में 90 से कम एंगल होता है तो स्लोप पॉजिटिव आता है। ठीक है, चलो तो ये सी और डी तो हमारे ऑप्शन से हट गए, क्योंकि एडियाबैटिक और आइसोथर्मल के लिए स्लोप नेगेटिव होता है, जबकि इनसे का तो पॉजिटिव आ रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकते। अब ए और बी में लड़ाई है, कौन आइसोथर्मल कौन एडियाबैटिक। देखो कॉमन पॉइंट से लिया, अब पहले ये देख लेते हैं क्या इनका भी नेगेटिव स्लोप है। देखो यहाँ पर आपने इससे लाइन खींची और आपने यहाँ से इनसे लाइन खींची, तो एक क्योंकि देखो गौर से अगर आप देखें तो आपका 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज में, और क्लॉकवाइज में 90 से कम होना चाहिए। अगर आप देखें बच्चों तो इनमें एंगल आप क्लॉकवाइज ले रहे हैं, है ना, क्योंकि 90 से कम है, जबकि एंटी क्लॉकवाइज लोगे तो 90 से ज़्यादा जा रहा है, मतलब नेगेटिव स्लोप हो गया। तो बच्चों ए और बी आपके हो सकते हैं, एडियाबैटिक भी और आइसोथर्मल भी। अब ये कैसे पता लगाएं कि ए एडियाबैटिक है या बी है। तो बच्चों एडियाबैटिक का स्लोप ज़्यादा होता है, तो स्लोप ज़्यादा कब होगा, जब थीटा ज़्यादा होगा, तो जिसका थीटा ज़्यादा उसका आंसर ज़्यादा, है ना। चलो तो बच्चों आप यहाँ पर देखो
अगर आप गौर से देखें तो थीटा किसका ज़्यादा है, ये थीटा ए है, ये थीटा बी है, आपको क्या लगता है? तो क्वाइट क्लियर है, थीटा बी ज़्यादा है थीटा ए से। आप देख लो एंगल ये ज़्यादा है, ये बहुत छोटा सा एंगल है, ये बहुत झुका हुआ है, वो एकदम खड़ा हुआ है। तो जब झुका हुआ होगा तो एक्स एक्सिस के साथ छोटा एंगल बनेगा, जब ऐसे थोड़ा कम झुका होगा तो ज़्यादा एंगल बनेगा। तो थीटा बी थीटा ए से ज़्यादा है, तो मतलब स्लोप भी थीटा बी का ज़्यादा आएगा, तो स्लोप बी का ज़्यादा है ए से। अब स्लोप ज़्यादा किसका होता है? एडियाबैटिक का। तो बच्चों बी एडियाबैटिक हो जाएगा, ए आइसोथर्मल हो जाएगा। आई होप आप निकाल लोगे, ठीक है, तो आई होप आप निकाल लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेसेस। अब ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। देखो पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये पहली इक्वेशन हो गई, ठीक है। तो ये हम बहुत देर से पढ़ते भी आ रहे हैं, तो क्योंकि कांस्टेंट है तो भैया P1 V1 की पावर गामा, P2 V2 की पावर गामा के बराबर हो जाएगा, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। अच्छा, अब आप P को अगर रिप्लेस कर दो T अपॉन V से, कैसे करोगे? जो PV होता है बच्चों वो म्यू आर टी के बराबर होता है। आपको P को रिप्लेस करना है तो म्यू आर टी अपॉन V हो गया, ठीक है। अगर आप गौर से देखें मेरे प्यारे बच्चों, तो म्यू आर तो कांस्टेंट है, तो T और V से आप रिप्लेस कर सकते हो प्रेशर को, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T अपॉन V है। तो आप यहाँ पे T अपॉन V से अगर इसको रिप्लेस कर देते हैं तो आपको मिलता है TV की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो ये बहुत जरूरी है इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेसेस। आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप इनको डायरेक्टली याद रखो या फिर आप हमेशा डेरिवेशन कर लो, या तो आप सीधे इसको याद रखो खाली, है ना, तो भी ठीक है, कोई बात नहीं है। आप अगर इसको याद रखोगे तो फिर आप डेरिवेशन कर सकते हो, आपका थोड़ा एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा। लेकिन अगर आप डायरेक्टली याद रख पाए तो और भी बढ़िया है, क्योंकि सीधे पुट दी वैल्यू गेट दी आंसर हो जाएगा फिर। टी वी की पावर गामा माइनस 1 कॉन्स्टेंट, और ध्यान रखना नीट हो चाहे जाए, हर एग्जाम में ये कई बार आए हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पर एक और इक्वेशन पॉसिबल है, पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट तो हमें पता है, लेकिन क्या हो अगर हम वी को रिप्लेस कर दें टी और पी से। जैसे पीवी इक्वल टू म्यू आर टी था, तो प्रेशर म्यू आर टी अपॉन वी हो गया था, तो क्या हम वी को रिप्लेस नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो वी क्या हो जाएगा? म्यू आर टी अपॉन पी हो जाएगा, तो टी अपॉन पी से रिप्लेस कर सकते हैं, तो टी की पावर गामा पी की पावर 1 माइनस गामा इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा। तो वही वाली बात है, अगर आप याद रख पाते हैं तो बहुत बढ़िया है, और नहीं रख पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप ड्राइव कर लो। लेकिन याद रख लोगे तो पुट द वैल्यू गेट द आंसर हो जाएगा, और नहीं याद रखोगे तो थोड़ा एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा, बस इतना ही है, ठीक है। अच्छा अब बच्चों देखो, वॉल्यूम पीवी की पावर गामा होती है, लेकिन क्या वॉल्यूम को डेंसिटी के फॉर्म में रिप्लेस कर सकते हैं? कर सकते हैं। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो यानी कि आपका जो वॉल्यूम है वो डेंसिटी का इन्वर्स है, तो ये 1 अपॉन रो हो गया, पावर गामा है, तो पी की पावर रो की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये भी पॉसिबल है, P1 अपॉन रो 1 की पावर गामा इक्वल टू P2 अपॉन रो 2 की पावर गामा। आई होप मेरे प्यारे बच्चों कि आप इस बात का ख्याल रखोगे, ठीक है। चलो अब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे इन इक्वेशंस के बेसिस पे, ओके। चलो बच्चों, तो अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। इक्वेशंस के ऊपर हम एक बार देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, वॉल्यूम ऑफ एयर इज 4 मीटर क्यूबिक मीटर एंड इट्स प्रेशर इज 1.25 atm। तो आपका बोला गया है कि आपका जो वॉल्यूम है एयर का दे रखा है, प्रेशर दे रखा है, अगर गैस को आप सडनली एडियाबैटिकली कंप्रेस्ड करते हो। एक और बात ध्यान रखना बच्चों, जब भी आपको क्वेश्चन में सडन बोला जाए मतलब अचानक, सडन का मतलब होता है अचानक, तो जब भी आपको अचानक के लिए बोला जाए या सडन चेंज बोला जाए तो समझ लेना कि वो एडियाबैटिक प्रोसेस है। So that its final volume become 1 cubic meter, find the final pressure of the air। गामा आपको 1.5 दिया है। तो बच्चों क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन क्या बोलता है, आपको वॉल्यूम दिया है, ठीक है, शुरू का वॉल्यूम दिया है, प्रेशर दिया है, आपको एडियाबैटिकली कंप्रेशन किया आपने, फाइनल वॉल्यूम दिया है, तो फाइनल प्रेशर पूछा है ना, कितना आसान, एडियाबैटिक इक्वेशन लगा दो सीधे सीधे, है ना। तो बच्चों प्रेशर और वॉल्यूम वाली एडियाबैटिक इक्वेशन पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट थी, तो P1 V1 की पावर गामा इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा, तो आपको फाइनल प्रेशर पूछा है, तो 1.25 इनिशियल प्रेशर हो गया, फाइनल आपसे पूछा है V1 अपॉन V2, फाइनल 1 था बाद में 4 हो गया, अब गामा कितना है 1.5 है, और 1.5 का मतलब होता है 3/2, तो आपने 3/2 लगाया। अब देखो ऐसी पावर को सॉल्व कैसे करते हैं, देखो बच्चों अगर आप गौर से देखें तो 4 की पावर 3/2 को मैं सॉल्व कैसे करूंगा, इसका तरीका क्या होगा। देखो भाई आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जो नीचे वाली पावर है पहले उसको सॉल्व करो। देखो अगर मैं इसको बाइफर्केट करूं तो ये कुछ ऐसा है, अगर आप गौर से देखें तो ये 4 इंटू देखो असल में आप बाइफर्केशन अगर इसका करोगे तो ये ऐसा है कि 4 की पावर हाफ है एंड 3 है, यानी कि पहले आप बेशक हाफ
सॉल्व कर लो, क्योंकि हाफ का मतलब होता है रूट, स्क्वायर रूट। तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो आपका ये हो गया 2, अब इसकी पावर 3 बची, तो आपका ये हो गया 8, है ना कमाल। तो बच्चों ये हो गया आपका 8, तो P2 आ जाएगा 10 ATM। ओके, तो बच्चों आपका यहाँ से प्रेशर आ गया। तो इस तरीके से आप कर लोगे। अब आगे बढ़ते हैं। अगर टेम्परेचर एक गैस का 127 डिग्री सेल्सियस है और उसे आपने सडनली कंप्रेस किया, सडनली मतलब एडियाबेटिकली, ठीक है, जिससे क्या हुआ कि जो उसका फाइनल वॉल्यूम है वो 8/27 टाइम हो गया इनिशियल का। तो बताओ फाइनल टेम्परेचर गैस का क्या होगा अगर गामा की वैल्यू इतनी है तो, ठीक है। तो V और T का रिलेशन है। तो बच्चों यहाँ पर एडियाबैटिक रिलेशन T1 V1 की पावर गामा -1 इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा -1। तो यहाँ पर बच्चों आपका जो पहला टेम्परेचर है वो 127 डिग्री सेल्सियस था। अब आप जानते हो अगर कोई डिग्री सेल्सियस में वैल्यू होती है तो उसको हमें केल्विन में बदलना पड़ता है। तो ये 400 केल्विन हो गया साहब, ठीक है। अच्छा, पहला जो वॉल्यूम था वो 2/3 टाइम्स हो गया, ठीक है, V की पावर 2/3 हो गया, गामा -1 कर दिया ना आपने। अगर आप गौर से देखें तो गामा की वैल्यू 5/3 है। अब 5/3 में से 1 घटाओगे तो 2/3 बचता है। तो आपका बच्चों ये 2/3 बच गया। T2 की वैल्यू T2 है ना जो आपको निकालनी है, और V2 की वैल्यू आपको क्या बोला है 8/27 टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू। अगर इनिशियल V थी तो फाइनल क्या होगा 8V/27 और पावर 2/3 हो गया, क्योंकि इसमें भी तो गामा -1 है। तो अब यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। देखो आपने क्या किया, इसको सॉल्व करना है फिर से। अब याद करो वो तरीका जो मैंने पिछली बार बताया था। तो 8 की पावर 2/3 है। अब कैसे सॉल्व करोगे साहब, देखो अब अब पूरे देखो, अब यहाँ पर देखो 8/27 की पावर 2/3 है। तो मैंने क्या बताया कि पहले नीचे वाली सॉल्व कर लो फिर ऊपर वाला। तो 8/27 की पावर 1/3 इंटू 2 कर दो। तो बच्चों 1/3 का मतलब क्या होता है क्यूब रूट, है ना। तो मतलब 8 किसका क्यूब रूट है 2 का, और 27 किसका है 3 का, की पावर 2, यानी कि 2 2 जा 4/9 आ गया। तो ये आ गया 4/9 और V की पावर 2/3। तो सॉल्व कर लिया आपने, तो ये 900 केल्विन आ गया। तो वैल्यू आ गई 627 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। आई होप प्यारे बच्चों आप आगे से कर लोगे। अब अगला क्वेश्चन, एयर इज फिल्ड इन अ ट्यूब, टेम्परेचर ऑफ दिस एयर इज 27 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर इज 8 ATM। तो बोला है ट्यूब इज सडनली बर्स्ट, ठीक है। सडनली बर्स्ट का मतलब क्या होता है एडियाबैटिक है, ठीक है। फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ एयर अगर गामा 1.5 है तो, है ना आसान, फिर से आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो एडियाबैटिक रिलेशन लगा दो टेम्परेचर और प्रेशर का, T की पावर गामा अपॉन P की पावर गामा -1 इक्वल कर दिया, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो आपको फाइनल टेम्परेचर बताना है तो T2 की वैल्यू बतानी है, इसको इधर ले जाओ। तो T1 की पावर गामा इंटू P2 की पावर अपॉन P1 की पावर गामा -1 कॉमन ले लिया आपने, ठीक है, बहुत आसान बात है। अब वैल्यू पुट करनी है आपको। अब देखो इस पूरे को सॉल्व करना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे, देखो T1 की पावर गामा इंटू P2 की पावर P2 अपॉन P1 की पावर गामा -1, तो ये था। लेकिन जो T2 की पावर गामा था, अगर आप इसको दूसरी साइड में ले जाओ तो ये 1 गामा हो जाएगा। जैसे आपको बचपन में आपने पढ़ा हो, तो मान लो इधर 2 की पावर 2 है और इधर x है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम 2 को √x भी लिख सकते हैं, ठीक है। या उल्टा कर लो, मान लो x² आपका 3 के बराबर है, तो x को हम √3 लिख देते हैं। अब रूट का मतलब तो पावर 1/2 होता ही है, ठीक है ना बच्चों। तो आप अगर इधर पावर गामा है तो इसको 1/गामा कर दोगे, इधर पावर गामा थी इधर 1/गामा आ गई इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। जब आप सॉल्व करोगे बच्चों तो 1/गामा, जब गामा से मल्टीप्लाई करोगे तो गामा से गामा कट जाएगा, तो केवल T1 बचेगा। तो इधर T1 बचा। अब इधर देखो गामा -1 का गामा से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर गामा -1 आ गया, नीचे गामा आ गया, है ना आसान। अब आपको वैल्यूज पुट करनी है। पहला टेम्परेचर 300 केल्विन हो गया, P2 अपॉन P1। बच्चों क्वेश्चन क्या कहता है कि टेम्परेचर 27 था तो हमने 300 केल्विन कर दिया। प्रेशर आपका शुरू में 8 ATM था, अब वो सडनली बर्स्ट हो जाता है। बर्स्ट होने का मतलब अब जो प्रेशर है वो कितना रहा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, तो 1 ATM हो जाएगा। तो आपका पहले फाइनल 1 हो गया, बाद पहले 8 था
तो अब देखो इसको सॉल्व करना है। अब 8 जो होता है वो 2 की पावर 3 होता है बच्चों, 2 2 जा 4 2 जा 8 होता है। तो अब ऊपर ऑलरेडी 1/3 है, 3 से 3 कट गया तो 2 बचा, तो आंसर आ गया 150 केल्विन। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, है ना आसान, पुट द वैल्यू गेट द आंसर है। बट लेकिन आपको कैलकुलेशन तैयार करनी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको खूब सारे क्वेश्चन एक बार लगाने पड़ेंगे। अगर आपने लगा लिया तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में पी वी की पावर एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया। ठीक, तो पी वी की पावर एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट। देखो प्रीवियस 4 के अलावा जितनी भी रिमेनिंग होती हैं उन सबको पॉलीट्रोपिक बोला जाता है। ठीक है, तो बच्चों गामा आपका 1 से लेकर 2 के बीच में वेरी करता है, ये हमने देखा ही था केटीजी के अंदर। गामा मोनोटोमिक का सबसे ज़्यादा था, फिर सबका कम होता गया था। ठीक है, फिर उसके अलावा लेकिन जो एक्स है वो -इन्फानाइट से +इन्फानाइट तक वेरी करता है। मतलब समझ आया कि आपका जितनी भी वैल्यूज हैं, ठीक है, उन सबके लिए जो मतलब देखो गामा को छोड़ दो या जो चारों प्रोसेस थी उनको छोड़ दो, उनके अलावा जितनी भी प्रोसेसेस हैं सबके लिए पॉलीट्रोपिक ही माना जाएगा। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू 0 कर देते हो तो आइसोबैरिक हो जाती है। भाई pv की पावर x है, अगर इसकी वैल्यू 0 कर दोगे तो v की पावर 0 यानी कि v की वैल्यू 1, तो प्रेशर कांस्टेंट हो गया यानी कि आइसोबैरिक। 1 कर दोगे x की वैल्यू तो आइसोथर्मल, और x की वैल्यू गामा कर दोगे तो एडियाबैटिक, है ना आसान। अब देखो अब पॉलीट्रोपिक प्रोसेस को सॉल्व कैसे करते हैं, उसका तरीका क्या है। तो देखो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में भी वही सारी चीज़ें हो सकती हैं जो बाकी की प्रोसेसेस में थी। तो वर्क डन निकालो, तो वर्क डन क्या होगा, म्यू आर T1 - T2 अपॉन x - 1। आपको याद हो तो एडियाबैटिक का क्या था, म्यू आर T1 - T2 अपॉन गामा -1, बस यहाँ x आ गया है। ठीक है, इतना अंतर है। अच्छा, अब म्यू आर T1 क्या हो सकता है, P1 V1 - P2 V2 अपॉन x - 1, ये तो पहला हो गया। अच्छा देखो बच्चों, बेसिकली जो पॉलीट्रोपिक प्रोसेसेस होती हैं उनके अंदर आपका वर्क डन तो अलग होता ही है, लेकिन स्पेसिफिक हीट भी अलग होती है। तो मोलर स्पेसिफिक हीट फॉर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस क्या होती है, C से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये होती है CV + R अपॉन 1 - x। ठीक है, CV + R अपॉन 1 - x। तो बच्चों ये आपका मोलर स्पेसिफिक हीट हो गया। अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड यानी कि डेल्टा क्यू, ये क्या होता है, म्यू सी डी टी होता है, ध्यान रखना। तो स्पेसिफिक हीट बच्चों यहाँ पर केवल सी बी नहीं होता, ये बेसिकली सी बी + R अपॉन 1 - x होता है, ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि 1 मोल मोनोएटॉमिक गैस है, वो आपकी इस प्रोसेस को फॉलो करती है। 1 मोल मोनोएटॉमिक गैस है, प्रोसेस कौन सा है, पहला है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और दूसरा है PT = कांस्टेंट। तो क्वेश्चन कहता है इफ गैस इज हीटेड, मतलब देखो एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन है, 2 प्रोसेस है, ध्यान रखना, एक मत समझना। क्वेश्चन लेंथी है क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करी जा रही है, ये एज इट इज पेपर में नहीं आएगा, इसका केवल एक हिस्सा पेपर में आएगा। तो इफ गैस इज हीटेड सो दैट इट्स टेम्परेचर राइजेस बाई 30 डिग्री सेल्सियस, आपने गैस को हीट किया तो चेंज इन टेम्परेचर, मतलब गैस का जो टेम्परेचर राइज हुआ वो 30 हुआ, अगर पहले 100 था तो 130 हो गया। ठीक है, फाइंड दी मोलर स्पेसिफिक हीट, तो आपको मोलर स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट करनी है। और क्या फाइंड आउट करना है, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, आपको बताना है कितनी हीट सप्लाई हुई और साथ में इन प्रोसेसेस के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B इंडिकेट कौन सी प्रोसेस को करती है, क्या ये आइसोबैरिक है, नहीं है, आइसोबैरिक में तो प्रेशर कांस्टेंट होता है। क्या ये आइसोकोरिक है, नहीं है, उसमें तो प्रेशर वॉल्यूम डिपेंड ही नहीं करते, उसमें तो खाली वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। क्या ये एडियाबैटिक है, तो एडियाबैटिक में P V की पावर गामा = कांस्टेंट होता है। क्या यहाँ पर ऐसा है, अगर आप देखें तो बच्चों ये असल में जो V है अगर आप उसको दूसरी साइड में ले जाएं तो P V की पावर -1 है x की वैल्यू। ठीक है, तो इसका मतलब बच्चों ये अपनी उन चारों में से तो कोई नहीं है, तो ये क्या है, पॉलीट्रोपिक है। तो ये पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का क्वेश्चन है। तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में मोलर स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या था, Cv + R अपॉन 1 - x, और हीट सप्लाइड कैसे निकालोगे, mCdt, तो निकाल लो। देखो क्योंकि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B है तो ये पॉलीट्रोपिक प्रोसेस हो गई, है ना, क्योंकि अपनी उन चारों से तो मैच नहीं कर रही। तो P = V × कांस्टेंट अगर आप लिखोगे तो PV की पावर ये V अपॉन में चला जाएगा, तो V की पावर -1 = कांस्टेंट है। अब पॉलीट्रोपिक प्रोसेस की इक्वेशन होती है PV की पावर x, तो V की पावर जो भी होती है वो x की वैल्यू हो गई, तो x की वैल्यू -1 हो गई बच्चों। ठीक है, अच्छा अब x की वैल्यू हमें पता चलती है, हम सारे गेम कर लेंगे। अब देखो अमाउंट ऑफ हीट निकालते हैं म्यू × C × dt से। म्यू की वैल्यू हमें गिवन है, अगर आप गौर से देखें तो 1 मोल बोला गया है, तो
अगर म्यू की वैल्यू पता है, dt की वैल्यू भी गिवन है, 30 डिग्री से राइज करता है, लेकिन C की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी क्योंकि हमें मोलर स्पेसिफिक हीट नहीं गिवन है। तो कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है मोलर स्पेसिफिक हीट का, Cv प्लस R/1 माइनस x हमारा फॉर्मूला होता है। तो क्या हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो नहीं आएगा? अच्छा, हमें क्या Cv पता है? यस, हमें पता है। क्यों? क्योंकि हमें Cv गिवन है एक तरीके से इनडायरेक्टली, क्योंकि बोला गया है मोनोएटॉमिक गैस है 1 मोल, मतलब मोनोएटॉमिक गैस का Cv हम जानते हैं, निकाल सकते हैं F/2 अपॉन R से, F/2 इंटू R से, तो आपको Cv 3/2R हो गया। अब R/1 माइनस एक्स, भैया x की वैल्यू -1 है, तो 1 में से -1 घटाओगे तो 2 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा R/2, इसको जोड़ोगे तो 2R हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि जो हमें मोलर स्पेसिफिक हीट मिली वो 2R मिली। तो हमें वर्क डन निकालना है, म्यू सी dt होता है, ये अमाउंट ऑफ हीट म्यू सी dt होता है, दिस इज C, और dt की वैल्यू 30 डिग्री है, तो बस पुट द वैल्यू गेट द आंसर, अमाउंट ऑफ हीट आ जाएगा म्यू सी dt। 1 मोल दिया है क्वेश्चन में, 2R हमने C की वैल्यू निकाल ली, dt 30 डिग्री है। मैंने आपको KTG में भी बताया था कि जब आप चेंज इन टेम्परेचर की बात कर रहे होते हैं तो यूनिट मैटर नहीं करती, ठीक है, चाहे आप केल्विन में ले लो चाहे डिग्री सेल्सियस में ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिट मैटर ही नहीं करती है। तो क्योंकि हम dt की बात कर रहे हैं और dt का मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर या राइज इन टेम्परेचर, तो इसलिए 30 ही वैल्यू ली जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 60R, और R की वैल्यू होती है 25/3 या फिर 8.3, तो मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 500 जूल आपका अमाउंट ऑफ हीट आएगा। अब मैंने अलग से एक क्वेश्चन और डाल दिया है वर्क डन का, हालांकि वर्क डन पूछा नहीं था लेकिन मैं अलग से आपको सॉल्व करा दे रहा हूं। तो वर्क डन क्या होगा? हमने फॉर्मूला देखा था, म्यू आर T1 माइनस T2 अपॉन x माइनस 1, ठीक है। तो बच्चों वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा 125 जूल, है ना, सारी वैल्यू गिवन है। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों कि आप आगे से ये गलतियां नहीं करोगे और आप सॉल्व कर लिया करोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन, क्योंकि आपको याद हो तो एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन थे। पहली इक्वेशन थी P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और दूसरी क्या है, PT इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब इसको पहले सिंप्लीफाई करो, तो P इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन T आ गया, D को आप इधर ले जाओगे। अच्छा, T जो होता है उसको आप रिप्लेस कर सकते हो PV से, क्योंकि PV इक्वल टू म्यू RT होता है, तो T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PV है, तो T की जगह PV ले आए, तो हमें इस फॉर्म में आंसर मिल गया P2V इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब देखो आप स्क्वायर को, मतलब अगर आप देखें तो पूरे पे अंडर रूट लगा देंगे तो PV की पावर हाफ इक्वल टू कॉन्स्टेंट बचेगा। अब देखो ये फिर से हमें क्या समझ आ रहा है कि ये फिर से पॉलीट्रॉपिक है, क्योंकि जो हमारी चारों इक्वेशन थी उनसे मैच ही नहीं कर रहा, तो ये आ गया x की पावर हाफ, तो x की पावर हाफ आ गया, ठीक है। तो हमें x की वैल्यू पता चल गई, अब हमारा काम बन गया। मोलर स्पेसिफिक हीट होता है, क्या होता है, Cv प्लस R/1 माइनस एक्स, तो वैल्यू पुट करोगे तो 7R/2 आएगा। अमाउंट ऑफ हीट क्या होता है, mCdt, तो मतलब म्यू सी dt, तो मोल 1 है, C की वैल्यू आ गई और dt 30 दिया है तो 875 जूल आ गया। तो इस तरीके से बच्चों आप सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आपको वर्क डन भी निकालना पड़े तो वो भी निकाल सकते हो, म्यू आर T1 माइनस T2 अपॉन x माइनस 1, दैट्स इट, आप आसानी से निकाल सकते हो। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप आगे से सॉल्व कर लोगे, कोई गलती आपसे नहीं होगी। चलो बच्चों तो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ ग्राफ, ठीक है। तो कन्वर्जन ऑफ ग्राफ की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर हम क्या सीखेंगे, एक तरीके के ग्राफ को दूसरे तरीके के ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मान लो ये PV ग्राफ हमें दिया है और ये इस तरीके से ABC आपकी एक ग्राफ दिया है, कर्व दिया है। तो देखो हम एक चीज़ जानते हैं कि अगर आप AC को देखो बच्चों, तो इस पॉइंट पर अगर आप AC को देखो तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस है। क्यों है? क्योंकि वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, ठीक है, जो A पर है वही C पर है, तो आइसोकोरिक हो जाएगा, ठीक है। अब B को और C को देखो तो एक पॉइंट पे प्रेशर है, B का भी और C का, मतलब आइसोबैरिक हो जाएगा BC वाला। अब A से B की अगर हम बात करें तो ये आइसोथर्मल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देखो ये जो ग्राफ आ रहा है वो PV इक्वल टू म्यू RT वाला आ रहा है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो P V के इनवर्स हो जाता है, तो ये हाइपरबोला वाला आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें समझ आ रहा है कि हाँ भाई कौन कौन सी इक्वेशन क्या क्या है। लेकिन हमसे एग्जामिनर पूछता है कि PV डायग्राम, ये हमारा PV डायग्राम है, इसको बताओ कि PV डायग्राम का इनमें से 4 ऑप्शन दे दिए, तो इनमें से कौन सा डायग्राम है जो VT या फिर TP होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे बच्चों, कोई भी ग्राफ से दूसरे ग्राफ में कैसे जाते हैं, आपको हमेशा क्या करना है, आपको सबसे पहले जो ग्राफ आपको दिया है उसको आइडेंटिफाई करो। देखो जैसे मैंने यहाँ पर लिख कर दिया है वैसे आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आखिर कौन सा यहाँ पर ग्राफ होगा, ठीक है। तो मान लो IC, IT और IB आपने 3 आइडेंटिफाई कर लिए कि आपका 3 ग्राफ ये हो गए।
तो देखो आपको पता चल गया। तो ए से जब आप बी पर जा रहे हो, ए से बी पर जा रहे हो तो आइसोथर्मल ग्राफ हो गया, ठीक है, और टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, ये आप समझ रहे हो, है ना। अच्छा, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम घट रहा है। देखो भैया ए से बी पर जा रहे हो तो वॉल्यूम घट रहा है, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम कम है, मतलब यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है। तो ए से बी पर जाने पर वॉल्यूम घट रहा है, लेकिन प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि जो ए पर प्रेशर है वो यहाँ है और बी पर यहाँ है, तो प्रेशर बढ़ रहा है। तो आपको एक एनालिसिस बना लेनी है जल्दी जल्दी से कि टेम्परेचर कांस्टेंट, पी इंक्रीज, वी डिक्रीज। बी टू सी देखो, बी टू सी प्रेशर तो कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ना। तो प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। अगर प्रेशर कांस्टेंट होता है तो वी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो आपका टी बढ़ जाएगा, क्योंकि पी वी इक्वल टू म्यू आर टी होता है। अब देखो सी से ए, जब आप सी से ए जाओगे तो यहाँ पर आपका वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, मतलब आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, और जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो प्रेशर कम हो जाता है और टेम्परेचर भी कम हो जा रहा है। देखो सी पर ज़्यादा प्रेशर है, ए पर कम है, तो प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो प्रेशर भी घट गया, टेम्परेचर भी घट गया। तो ये तो हो गया हमारा पहला ग्राफ। अब इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा अलग अलग ग्राफ में, तो हमें पीवी डायग्राम को वीटी डायग्राम और टीपी डायग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो भाई यहाँ से बी से सी जा रहा है, तो बी से सी जा रहा है। अब देखो हमें क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो अब ये वीटी डायग्राम है, वाई एक्सिस पे वॉल्यूम है, टी एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है। अब देखना जब मैं बनाऊंगा ए से लेकर बी तक, तो जब मैं ए से लेकर बी तक बना रहा हूं तो मेरे को क्या समझ आ रहा है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब कि जो आपका टेम्परेचर पॉइंट ए पर है वही पॉइंट बी पर रहेगा। तो भैया टेम्परेचर एक्स एक्सिस पर है तो ए और बी आपका ऐसे ही बन सकता है, क्योंकि तभी टेम्परेचर कांस्टेंट रह सकता है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं बी से सी की। तो बी से सी बच्चों, बी से सी में प्रेशर कांस्टेंट आना चाहिए और वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, टेम्परेचर भी बढ़ना चाहिए, मतलब दोनों इंक्रीज होना चाहिए। तो ये ऐसे ही ग्राफ में पॉसिबल हो सकता है ना, दोनों ही बढ़ रहा है। देखो यहाँ पर टेम्परेचर सी पर ज़्यादा है और वॉल्यूम भी बी के कंपेरिजन में सी पर ज़्यादा है। अब सी से ए, सी से ए पर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए, तो वॉल्यूम आपका यहाँ पर कांस्टेंट है, ए पर भी और सी पर भी, ठीक है। लेकिन आपका प्रेशर घटना चाहिए, टेम्परेचर भी घटना चाहिए। तो टेम्परेचर घटना चाहिए मतलब सी से ए की डायरेक्शन आएगी, ठीक है। तो आई होप आपको बात क्लियर हो रही होगी। अब सपोज मुझे कन्वर्ट करना है टी और पी में, तो बच्चों मुझे वाई एक्सिस पर टी ले लिया, एक्स पर पी ले लिया। तो जब मैं इसको कन्वर्ट करूँगा तो कैसे करूँगा, देखो भाई फिर से आपको डेटा देखना पड़ेगा। ए से बी तक आपको टेम्परेचर कांस्टेंट करना है। अब क्योंकि टेम्परेचर इस पर है, वाई एक्सिस पर, तो कांस्टेंट कैसे करोगे, जब आपका एक पॉइंट पर ही फिक्स हो जाएगा ए और बी का, और आपको प्रेशर बढ़ाना है, वॉल्यूम घटाना है। तो क्योंकि यहाँ प्रेशर है तो ये बढ़ना चाहिए, मतलब एरो आपका इस तरीके से आ जाएगा। अब बी से सी देखो, बी से सी आइसोबैरिक है, प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, है ना, और प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। तो कैसे होगा, प्रेशर कांस्टेंट कब हो सकता है, जब आपका एक्स एक्सिस पे स्ट्रेट लाइन हो इस तरीके से वर्टिकल। तो बी और सी पर सेम प्रेशर है लेकिन टेम्परेचर इंक्रीजिंग है, बी पर कम है, सी पर ज़्यादा है। अच्छा, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए, प्रेशर कम और टेम्परेचर कम होना चाहिए। तो आप देखो सी से ए पर जब आप आ रहे हो तो यहाँ पर आपका प्रेशर घटता जा रहा है और टेम्परेचर भी घट रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि कैसे हम ग्राफ को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको हमेशा क्या करना है, जो भी ग्राफ गिवन है उसके तीनों डेटा पॉइंट लिख लो जल्दी से पेपर में, और आप आसानी से ऑप्शन को मैच कर सकते हो। यहाँ तो हमने बनाया है इसलिए टाइम लगा, लेकिन वहाँ तो ऑप्शन आएंगे तो वहाँ तो आप चुटकियों में अंदाजा लगा सकते हो, है ना। फटाफट आप एक ही तरीके से, मतलब ये सारे डेटा की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आप एक को ऑब्जर्व करके किसी एक पॉइंट को पकड़ लो। आप सिर्फ ए से बी को ही पकड़ के चारों ग्राफ का हिसाब लगा सकते हो कि किसमें ए से बी गलत है और किसमें सही है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, हीट इंजन पर आते हैं। तो बच्चों हीट इंजन क्या है, देखो एक हीट इंजन ऐसा डिवाइस होता है जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब मान लो मैंने हीट दी है ना, या फॉसिल फ्यूल जला और उससे मुझे मैकेनिकल एनर्जी मिली, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि सपोज मुझे पानी को किसी हाइट पर चढ़ाना है ना, मैंने मोटर लगा दी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कोई भी मैकेनिकल एनर्जी हो सकती है। मुझे गाड़ी चलानी है तो काइनेटिक एनर्जी आ गई, लाइक दैट। तो यहाँ पर क्या बेसिक फंडा होता है, देखो यहाँ पर बेसिकली एक होता है हॉट रिजर्वोयर, एक होता है वर्किंग सब्सटेंस और एक होता है कोल्ड रिजर्वोयर, ठीक है। तो देखो ये सब क्या करते हैं, हॉट रिजर्वोयर पे आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो, मतलब ज़्यादा रखते हो, नाम ही क्लियर हो रहा है हॉट है, मतलब यहाँ पर आपका आग है या यहाँ पर हीट है, ठीक है, यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है। तो यहाँ से हीट आगे की तरफ आती है जो वर्किंग सब्सटेंस होता है। अब वर्किंग सब्सटेंस मतलब मोटर हो सकती है या कोई मशीन हो सकती है, ठीक है। तो वर्किंग सब्सटेंस होता है, तो यहाँ से हीट इस पर आई। अब देखो ये वर्किंग सब्सटेंस क्या करता है, कुछ हीट को तो वर्क में यूज कर लेगा और बची हुई को फेंक देगा कोल्ड रिजर्वोयर में, ठीक है। तो बच्चों समझ आया,
मैंने हीट दी 100 जूल, तो 100 जूल में से जो वर्किंग सब्सटेंस है, क्योंकि बच्चों आज तक दुनिया में 100% एफिशिएंसी वाली कोई भी चीज़ नहीं बनी है, तो जो मैंने 100 जूल हीट दी उसमें से कुछ आपका इसने वर्क में लगा दिया, मान लो 50 वर्क में लगा दी, बचे हुए 50 कहाँ क्या करेगा, फेंक देगा कोल्ड रिजर्वॉयर की तरफ। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ से आपकी Q1 हीट आई और यहाँ Q2 हीट छोड़ दी। क्वाइट क्लियर है, ये ज़्यादा थी ये कम थी, क्योंकि जो बचा हुआ पोर्सन है वो वर्क में यूज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो क्वेश्चन आते हैं बच्चों एफिशिएंसी वगैरह के। देखो एफिशिएंसी हीट इंजन की क्या होती है, देखो हमेशा जो एफिशिएंसी होती है वो आउटपुट अपॉन इनपुट होती है, मतलब मैंने कितनी मेहनत करी और उसके बदले मुझे कितना आउटपुट मिला। तो एफिशिएंसी मतलब वर्क डन अपॉन हीट टेकन फ्रॉम दी सोर्स, है ना। तो वर्क डन W और हीट आपने कितनी ली, Q1 ली, तो W अपॉन Q1 मुझे यहाँ से मिला। अब बच्चों जो वर्क है वो Q1 माइनस Q2 है। भाई वर्क क्या है, वर्क डन में वही तो एनर्जी यूज हुई जो आपकी जितनी आई और जितनी फेंक दी तो बची हुई वर्क डन में यूज हो गई। तो आपका बच्चों क्योंकि जो एफिशिएंसी है वो वर्क डन अपॉन हीट टेकन है, तो वर्क डन हमारा क्या था, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो भैया ये क्या आएगा, 1 माइनस Q2 बाई Q1। तो एक तो एफिशिएंसी का ये फॉर्मूला हो गया। तो आपको चाहे आप ये डायरेक्टली याद रखो तो भी चलेगा, या कॉन्सेप्ट याद रखो तो भी चलेगा। ठीक है, अच्छा क्योंकि Q2 और Q1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, क्योंकि बच्चों Q2 पर T2 टेम्परेचर है, Q1 पर T1 है, तो मैं यहाँ टेम्परेचर की भी वैल्यू रख सकता हूँ। तो आपको ईटा की वैल्यू अगर टेम्परेचर के फॉर्म में निकालनी है तो T2 बाई T1 भी हो जाती है। ठीक है, तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ है। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको बात बनी होगी। अब जो Q2 है वो क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड पर साइकिल टू द सिंक। Q1 है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड पर साइकिल, जो आई है वर्किंग सब्सटेंस के पास। ठीक है, तो आई होप आपको बात समझ आ रही होगी। जो एफिशिएंसी होती है हीट इंजन की उसे ईटा बोलते हैं और वो नेवर ग्रेटर देन यूनिटी होती है। बच्चों यूनिटी का मतलब क्या है, रेशियो में अगर यूनिटी का मतलब अगर रेशियो आप निकाल रहे हो और उसमें आंसर आपका यूनिटी आ रहा है तो इसका मतलब होता है 100%। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हमारी जो हीट इंजन की एफिशिएंसी वो 100% से ज़्यादा हो जाए, क्योंकि 100% से ज़्यादा क्या होता है, कुछ नहीं होता है। तो और वैसे भी बच्चों कोई भी इंजन इतना परफेक्ट नहीं है कि वो जितना फ्यूल आपने डाला उसका सारा का सारा काम कर दे। हमारी जो गाड़ियाँ होती हैं फ्यूल आप डालते हो तो कुछ ही फ्यूल यूज़ होता है गाड़ी चलाने के लिए, बाकी तो गैसेस बन के निकल गया, कुछ फ्रिक्शन में हीट एनर्जी के लिए चला गया, कुछ कहीं चला गया, कुछ कहीं चला गया, है ना। तो ईटा आपका 1 होता है ओनली फॉर आइडियल इंजन। ठीक है, आइडियल इंजन मतलब जो सपनों का इंजन होता है, एंड फॉर प्रैक्टिकल हीट इंजन ईटा हमेशा 1 से कम होगा। क्वाइट क्लियर है यार, 100% एफिशिएंट कोई भी चीज़ नहीं है भगवान के अलावा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप। तो रेफ्रिजरेटर और हीट पंप का क्या, हीट पंप मतलब जो हीट को खींचने वाली पंप है ना। रेफ्रिजरेटर मतलब जो हीट को खींचेगा। भाई आपके जो फ्रिज है घर में वो क्या करते हैं, आपने कोई गर्म चीज़ रखी उसकी हीट को खींच के बाहर फेंक देता है, दैट इज रेफ्रिजरेटर। ठीक है, अब एक चीज़ आप ध्यान रखना को कोई भी रेफ्रिजरेटर हो या कोई भी हीट पंप हो, वो बच्चों अगर देखो अगर आपको क्या करना है, अगर हाई टेम्परेचर से हीट खींच के लो टेम्परेचर पे फेंकनी है तो बच्चों उसके लिए आपको वर्क करना पड़ता है। ठीक है, मतलब आपको लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हीट फेंकनी है। तो अगर आपको मान लो कोई मैंने सेव रखा फ्रिज के अंदर और उसकी हीट मुझे खींचनी है और बाहर एनवायरनमेंट में फेंकनी है, तो ये बच्चों नेचुरल प्रोसेस नहीं है, आप एनवायरनमेंट के अगेंस्ट कर रहे हो, है ना। क्योंकि भैया देखो एनवायरनमेंट के हिसाब से क्या होता है, एनवायरनमेंट कहता है कि हम हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर जाएंगे। तो बच्चों सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी गर्म चीज़ को ठंडी जगह में रख देते हो तो वो ठंडी हो जाती है, और अगर किसी ठंडी चीज़ को गर्म में रख दोगे तो वो गर्म हो जाती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि एनवायरनमेंट का रूल है कि हमेशा हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर फ्लो करेगी। लेकिन बच्चों रेफ्रिजरेटर क्या कर रहा है, रेफ्रिजरेटर लो टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट से हीट खींच के बाहर फेंक रहा है एनवायरनमेंट में जहाँ पर बहुत गर्मी है। तो बच्चों आपको अगर एनवायरनमेंट के अगेंस्ट कभी भी काम करना पड़ेगा तो वर्क करना पड़ता है। तो रेफ्रिजरेटर को हमें पावर देनी पड़ती है, बिजली देनी पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है, ये सब काम करवाने के लिए। तो बच्चों क्या बोलता है क्वेश्चन, मतलब थ्योरी, रेफ्रिजरेटर हो या हीट पंप हो, ये एक हीट इंजन ही होता है रनिंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन। मतलब हीट इंजन क्या कर रहा था, हाई टेम्परेचर से हीट ले रहा था, लो पे फेंक रहा था, ये बैकवर्ड है, लो से हीट लेके हाई पर फेंक देगा। ठीक है, यानी कि वर्किंग सब्सटेंस जो है इसका, यानी कि एक गैस, आपको पता है ना रेफ्रिजरेटर में कूलेंट डलता है, गैस डलती है, एसी में कूलेंट डलता है। ठीक है, टेक्स हीट फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी, ये एक कोल्ड बॉडी से हीट को लेगा और गिव आउट टू द हॉटर बॉडी, है ना, मतलब ठंडी चीज़ से हीट लेके बाहर फेंक देगा और ठंडा बनाने के लिए। ठीक है, विद द यूज ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी, जिसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं, बिजली, है ना।
अ हीट पंप इज द सेम एज अ रेफ्रिजरेटर। भाई वही काम हीट पंप का है, वही काम रेफ्रिजरेटर का है ना। रेफ्रिजरेटर भी वही काम कर रहा है, हीट पंप भी वही काम कर रही है। अब देखो रेफ्रिजरेटर का डायग्राम क्या है, ये क्या है, यहाँ पर आपका वही सारी चीज़ें हैं, बस फर्क क्या है, ये बैकवर्ड में चल रहा है, ठीक है। देखो वही है कोल्ड वर्किंग सब्सटेंस और हॉट, तो यहाँ पर उल्टा हो रहा है। वहाँ पर हॉट से वर्किंग सब्सटेंस हीट ले रहा था, वर्क करके छोड़ रहा था कोल्ड में, तो नेचुरल था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप कोल्ड रिजर्वोयर से हीट ले रहे हो, यहाँ सेव रखा है फ्रिज के अंदर, यहाँ से बची हुई हीट भी खींच रहे हो। फ्रिज काम कर रहा है, उसकी गैस कूलेंट काम कर रही है और आपकी बची हुई हीट को बाहर फेंक दे रही है एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो बच्चों आपका जो वर्क होता है वो Q1 - Q2 होता है। तो वर्क क्या होगा, ज़्यादा हीट में से कम हीट घटा दो। अब क्योंकि आपने यहाँ पर ये वाली हीट ज़्यादा थी तो Q1 में से Q2 आपने घटाया, तो वर्क वही होगा, है ना, वर्क वही है। लेकिन मतलब देखो वर्क का फॉर्मूला तो वही है, लेकिन जो तरीका है वो अलग हो गया, बस बैकवर्ड डायरेक्शन में रन कर दिया। जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है, देखो वहाँ पर एफिशिएंसी था, यहाँ पर उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, है ना। तो बच्चों रेफ्रिजरेटर का हीट पंप का वो क्या होता है, हम कैसे मेजर करेंगे कि हमारे पास अगर 10 फ्रिज हैं तो हम कैसे मेजर करेंगे कि कौन सा अच्छा है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कौन सा ज़्यादा हीट खींच रहा है, ठीक है। तो हम कैसे मेजर करेंगे, हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोल्ड रिजर्वोयर, कितनी हीट उसने ली डिवाइड बाई वर्क डन ऑन रेफ्रिजरेटर, कितनी बिजली खर्च करने पर कितनी हीट ली। तो कौन सा बेहतर होगा, जो कम बिजली में ज़्यादा हीट निकाल देगा वो बेहतर फ्रिज होगा, है ना। तो बच्चों आपने 3 स्टार 5 स्टार 4 स्टार फ्रिज देखे होंगे, वो वही चीज़ है। तो हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोल्ड रिजर्वोयर आपका Q2 हो गया, क्योंकि अगर आप देखें तो Q2 ही तो हीट हो रही है ना, डिवाइड बाई वर्क डन ऑन रेफ्रिजरेटर Q1 - Q2 है। तो अलग तो कुछ है ही नहीं, ये सब कुछ सेम है जो हमने पहले देखा था, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ओके। तो यहाँ पर बच्चों कुछ अलग नहीं है, बस यहाँ पर डेफिनेशन अलग कर दी तो बात वही हो गई, है ना। तो ये हो जाएगा T2 upon T1 - T2, where T2 is the temperature of cold body and T1 is the temperature of hot body। तो बच्चों हमेशा बड़े में से छोटा ही घटाया जा रहा है, देखो बड़े में से छोटा ही घटा रहा हूँ क्योंकि अभी भी यही ज़्यादा है, ये कम है, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जिसको हम स्लॉट बोलते हैं, ये क्या कहता है साहब, इट स्टेट्स दैट इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ सेल्फ एक्टिंग मशीन अनएडेड बाई एनी एक्सटर्नल एजेंसी। ये कहता है कि ये इम्पॉसिबल है किसी मशीन के लिए खुद से, अगर आप उसे बिजली ना दो या कोई आप एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओ, क्या इम्पॉसिबल है, टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम अ बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोलता है कि अगर आप कोल्ड जगह से हॉट जगह पर हीट फेंकना चाहते हो तो बिना किसी वर्क किए, बिना किसी बिजली के, बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के, बिना किसी एक्सटर्नल वर्क के आप ऐसा नहीं कर सकते। तो बच्चों सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सिंपल है ना, जो हमने पढ़ा, इट इज डिड्यूस्ड फ्रॉम द लॉ दैट एफिशिएंसी ऑफ एनी हीट इंजन कैन नेवर बी 100%, ठीक है। तो बच्चों सेकेंड लॉ हमें ये भी बताता है कि हीट इंजन की एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं होती है, ठीक है। अब देखो एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ डिसऑर्डर ऑफ द मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ अ सिस्टम। एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी एक मेजरमेंट है किस चीज़ का, डिसऑर्डर ऑफ द मॉलिक्यूलर मोशन, है ना। मतलब एंट्रोपी एक तरीके से मेजरमेंट है रैंडमनेस का, मतलब मेरे कमरे में कितने मॉलिक्यूल रैंडमली बिखरे हुए हैं तो उनका मेजरमेंट एंट्रोपी है। द ग्रेटर द डिसऑर्डर द ग्रेटर द एंट्रोपी, मेरे कमरे में ज़्यादा बिखरे हुए मॉलिक्यूल होंगे तो ज़्यादा एंट्रोपी है, ठीक है। अच्छा एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन एंट्रोपी ये होता है हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, ठीक है, डिवाइड बाई एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो dQ/T आपका फॉर्मूला होता है, आप ध्यान रख लीजिएगा। अब देखो कार्नोट इंजन, तो ये क्या भला है, देखो कार्नोट इंजन बेसिकली क्या है, कार्नोट डिवाइज्ड एन आइडियल इंजन। कार्नोट साहब थे, उन्होंने अपना एक सपने में आइडियल इंजन सोचा कि यार ऐसा आइडियल इंजन होता है, ठीक है। तो ये बेस्ड है रिवर्सिबल साइकिल ऑफ 4 ऑपरेशंस पे, है ना, इन सक्सेशन। क्या क्या ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ही प्रोसेस हो रही हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन एंड आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। अब दोनों में ही आप एक बार एक्सपेंड कर रहे हो, एक बार कंप्रेस कर रहे हो, दोनों ही में आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। अब देखो यार, अगर आप कोई डायग्राम भूल जाओ तो मैंने आपको ग्राफ वाला समझाया था, मैंने आपको समझाया था कि जिस ग्राफ का क्या होता है, जिस ग्राफ का जो स्लोप है अगर वो पहली बात तो पॉजिटिव होगा तो वो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक हो ही नहीं सकता। तो ये आप हिसाब लगा ही सकते हो।
और जिसका स्लोप ज़्यादा होगा वो एडियाबैटिक, जिसका कम होगा वो आइसोथर्मल। एंगल टेकन फ्रॉम क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। चलो अब देखो ये ग्राफ है अपना, है ना। तो आपको अगर 4 फिगर दे दें तो आप कैसे पता लगाओगे कौन सा कार्नोट है। तो बच्चों देखो, आपको सिर्फ एक छोटा सा दिमाग लगाना है, ये देखना है कि किस ग्राफ में पॉजिटिव स्लोप है। जिस ग्राफ में पॉजिटिव मिल गया वो नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको पॉजिटिव स्लोप मिल गया तो वो नहीं हो सकता आंसर, क्योंकि पॉजिटिव स्लोप आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में होता ही नहीं है ना। तो बच्चों बस ये सबसे आसान तरीका है ये फाइंड आउट करने का कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो नहीं है, ठीक है। चलो तो ये आपका एक आपने कार्नोट बना लिया। तो देखो कार्नोट क्या कहता है, बहुत आसान है। आप ए से स्टार्ट हुए बी पर गए, जब आप ए से बी पर गए तो आपका देखो नीचे वॉल्यूम है, इधर प्रेशर है, ठीक है। तो आप जब ए से बी पर जा रहे हो तो आपका आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, ठीक है। एक्सपेंशन क्यों है, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीजिंग है ना भाई। देखो ए से बी तक वॉल्यूम बढ़ रहा है तो एक्सपेंशन हो गया। अब ये कैसे पता चलेगा कि आइसोथर्मल है या एडियाबैटिक है। तो बच्चों ये कॉमन पॉइंट है, जब आप यहाँ पर एक स्लोप बनाओगे, है ना, ऐसे करके स्लोप बनाओगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि यार किसका स्लोप ज़्यादा है। तो क्वाइट क्लियर है, आप जब गौर से देखोगे तो ए डी का स्लोप आपको ज़्यादा दिखेगा ए बी के कंपैरिजन में, तो ये आपका एडियाबैटिक होगा, तो ये आपका आइसोथर्मल होगा। अब कंप्रेशन और एक्सपेंशन तो आप बता ही सकते हो वॉल्यूम को देख के, अगर वॉल्यूम इंक्रीजिंग तो एक्सपेंशन, अगर वॉल्यूम डिक्रीजिंग तो कंप्रेशन। अब इसको देखो, आप बी से सी पर गए, तो जब बी से सी पर जा रहे हैं तो आपका वॉल्यूम देखो यहाँ पर कुछ और था, यहाँ पर कुछ और है, तो घट गया ना, मतलब बढ़ गया ना, तो ये भी एक्सपेंशन है, ठीक है। अब एडियाबैटिक और आइसोथर्मल तो पता लगा ही लोगे, जिसका स्लोप ज़्यादा उसको एडियाबैटिक, जिसका कम उसका आइसोथर्मल। अब इसको देखो, सी से डी पर आप जा रहे हो, तो आप गौर से अगर देखें बच्चों, तो अगर आप गौर से देखें सी से डी जब आप जा रहे हो तो आप सी से डी जा रहे हो तो वॉल्यूम आपका घट रहा है, घटने का मतलब कंप्रेशन होता है, तो ये आइसोथर्मल कंप्रेशन है। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों कि आप पता लगा सकते हो कि कौन आइसोथर्मल है कौन एडियाबैटिक है। कैसे लगाओगे, सिर्फ आपको एक काम करना है, स्लोप देखना है, जिसका स्लोप ज़्यादा वो एडियाबैटिक, जिसका कम वो आइसोथर्मल, है ना। चलो बच्चों अब देखते हैं परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। तो भैया कार्नोट ने बता तो दिया, लेकिन एफिशिएंसी क्या है, ईटा जो होता है वो T1 - T2 अपॉन T1 इंटू 100% होता है, ठीक है। तो बच्चों जो ईटा है, देखो ईटा मतलब एफिशिएंसी, ठीक है। तो एफिशिएंसी क्या है, T1 - T2 अपॉन T1 इंटू 100%, ठीक है। या फिर T1 को Q1 के कंपैरिजन लो तो Q1 - Q2 अपॉन Q1। ये आपको याद आ रहा हो तो हीट इंजन वाला ही फॉर्मूला है, कुछ अलग नहीं है, बड़े में से छोटा घटा दिया अपॉन इनिशियल कर दिया। The efficiency of a Carnot engine is never be 100% because it is 100% only if temperature of the sink is 0, which is impossible. दुनिया में ऐसा टेम्परेचर अचीव करना बहुत मुश्किल है कि वहाँ पर बिल्कुल जो केल्विन में टेम्परेचर 0 पहुँच जाए, ठीक है, मतलब -273 डिग्री सेल्सियस हो जाए, है ना। एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर अचीव करना बहुत मुश्किल है। इन अ कार्नोट साइकिल Q2/Q1 T2/T1 के बराबर होता है, या कहो तो Q1/T1 Q2/T2 के बराबर होता है। ध्यान रखना, देखो ये तो आपका परसेंटेज एफिशिएंसी हो गया, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है रेशियो का, कि जो Q है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, मतलब जितनी हीट दोगे वो टेम्परेचर के हिसाब से होती है। ज़्यादा टेम्परेचर होगी तो ज़्यादा हीट निकलेगा, कम टेम्परेचर होगा तो कम हीट होगी। तो Q2/Q1 T2/T1 के बराबर है ना, मतलब बड़ी हीट बड़ा टेम्परेचर, छोटी हीट छोटा टेम्परेचर, है ना। तो बहुत आसान है याद रखना, ठीक है। तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, दैट्स इट, ठीक है। तो Q2/Q1। अब मैंने आपको बताया था कि हीट इंजन में Q1 बड़ा था Q2 छोटा था, तो क्वाइट क्लियर है, आप सब कर सकते हो। क्वेश्चन भी करा दूंगा, डोंट वरी। देखो एक क्वेश्चन, एक आइडियल गैस हीट इंजन है, आइडियल गैस हीट इंजन है, ठीक है। तो कहता है ऑपरेट्स है ना कार्नोट साइकिल, तो आपको बोला गया कार्नोट साइकिल में ऑपरेट करता है। तो इसका मतलब क्या है, कार्नोट साइकिल में ऑपरेट करता है तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, मतलब Q1/Q2 T1/T2। कहता है बिटवीन इतना एंड इतना, आपको 2 टेम्परेचर दिए हैं, एक बड़ा एक छोटा। बोलता है इट एब्जॉर्ब 6 × 10⁴ कैलोरी ऑफ हीट एट हायर टेम्परेचर। तो क्वेश्चन कहता है कि आपका जो कार्नोट इंजन है वो आपका 6 × 10⁴ कैलोरी हीट एब्जॉर्ब करता है हायर टेम्परेचर पे। मतलब ये कौन सी हीट है, जो करस्पॉन्ड टू हायर टेम्परेचर है ना। तो बताओ हीट कन्वर्टेड इनटू वर्क कितना होगा, है ना आसान। कैसे निकालोगे, देखो याद करो हीट इंजन को,
वहाँ पर क्या होता था, जो वर्क होता था वो ज़्यादा हीट में से कम हीट माइनस करने पर आ जाता था, है ना आसान। तो आपको क्या निकालना है, आपको बस छोटी हीट निकालनी है, बड़ी हीट में से छोटी घटाओ, वर्क आ गया, है ना आसान, बहुत आसान है। देखो Q2/Q1 T2/T1 के बराबर होता है। अभी देखा, बड़ा टेम्परेचर बड़ी हीट, छोटा टेम्परेचर छोटी हीट। तो भैया Q2 आपको निकालना है, क्योंकि Q2 हमने छोटी हीट ली थी हीट इंजन में, और T2 आपका गिवन है, मतलब बाद का टेम्परेचर, छोटा टेम्परेचर गिवन है 127 डिग्री सेल्सियस। तो किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, केल्विन में। तो केल्विन में बदल लिया, Q2 की वैल्यू आपकी यहाँ से आ गई इतनी कैलोरी। तो वर्क क्या होता है, बड़े में से छोटी हीट घटा दो, तो बड़े में से छोटा घटा दिया, सब आंसर आ गया इतने कैलोरी। चुटकियों में कर सकते हो। अगला एक आइडियल कार्नोट इंजन है जिसकी एफिशिएंसी 40% है और वो 500 केल्विन पर हीट रिसीव करता है। अगर उसकी एफिशिएंसी को 50% कर दे, देन व्हाट वुड बी द इनटेक टेम्परेचर फॉर सेम एग्जॉस्ट टेम्परेचर। तो कह रहा है कि इनटेक टेम्परेचर क्या होगा एग्जॉस्ट टेम्परेचर के लिए, ठीक है। तो मतलब क्या कहता है, आप अगर गौर से देखें तो आपको बोला है 500 कैलोरी पे हीट रिसीव करता है, तो ये इनटेक टेम्परेचर ही तो है। रिसीव करने का मतलब क्या है, इनटेक टेम्परेचर, मतलब ये आपका T1 है और यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग हीट Q1 होगी। तो अब अगर आप एग्जॉस्ट टेम्परेचर निकाल लें, वो सेम रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है सेम एग्जॉस्ट टेम्परेचर। तो आपको दोनों केसेस में पहले एफिशिएंसी 40% है, ठीक है। मतलब क्या है, पहले ये हो रहा था कि आपने 100 कैलोरी हीट ली, उसमें से केवल 40% काम के लिए हो रही है, बाकी आपका 60 वापस भेज दी, मतलब Q2 को दे दी, है ना, यानी कि सिंक को दे दी। फिर क्या किया, एफिशिएंसी को बढ़ा के 50 कर दिया। मतलब अब जो मैं 100 कैलोरी लूंगा उसमें से 50 का वर्क करूंगा, 50 को सिंक को दे दूंगा, है ना। तो देखो इतना आसान है। देखो दोनों ही केसेस में जो सिंक का टेम्परेचर है वो सेम रखना है, मतलब आप ये समझो जो T2 है वो सेम रखना है। देखो जब ईटा आपका 1 - T2/T1 होता है, याद है आपको ईटा क्या था, ईटा था वर्क अपॉन इनटेक हीट, यानी कि Q1 - Q2 अपॉन Q1, यानी कि 1 - Q2 अपॉन Q1, यानी कि 1 - T2 अपॉन T1, क्योंकि करस्पॉन्डिंग है ना टेम्परेचर और ये तो यहाँ से T2/T1 की वैल्यू 1 - ईटा आई, और ईटा की वैल्यू 40% है, तो परसेंटेज की जगह 100 आ गया, तो 3/5 वैल्यू यहाँ से निकल के आई T2/T1 की। तो बच्चों जो T2 है वो 3/5 टाइम्स ऑफ T1 है। अब T1 क्या है, T1 बच्चों इनटेक वाला टेम्परेचर है जो गिवन है 500 केल्विन। तो आपने यहाँ वैल्यू रखी तो आपको T2 की वैल्यू 300 केल्विन मिल गई। यानी कि हीट इंजन कैसा बना कि ये मेरा T1 था जहाँ से हीट आ रही थी, है ना, ये मेरा वर्किंग सब्सटेंस था जहाँ पर ये काम हो रहा था, और ये फेंक रहा था बची हुई हीट को T2 में जो सिंक था। तो मेरा ये टेम्परेचर 500 केल्विन है, गिवन है क्वेश्चन में। ये वर्किंग सब्सटेंस की एफिशिएंसी 40% है, और ये T2 जो मेरा आया वो 300 केल्विन है। तो बच्चों यहाँ पर आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि आपका यहाँ पर सारा का सारा गेम क्या हो रहा है, कितना आसान है ना। देखो अब कह रहा है क्वेश्चन कि आपने एफिशिएंसी को बढ़ा दिया, तो 40 की जगह 50 कर दिया, तो आपको ये T1 की वैल्यू पूछिए क्या होगी, ठीक है, लेकिन T2 की वैल्यू सेम रहनी चाहिए। तो फॉर्मूला लगा दो ना, क्या होता है T2/T1 = 1 - ईटा डैश, है ना। भाई आपने क्या किया, सेम फॉर्मूला, ये जो चीज़ है ना इसको आपने यहाँ रिपीट कर दिया, क्योंकि देखो आपका जो T2 है वो पहले भी जो था वो बाद में भी वही है, तो आपका T2 अब भी वही होगा। बस आपको इनटेक टेम्परेचर नया वाला निकालना है और एफिशिएंसी नई वाली यूज करनी है। तो T2 की वैल्यू 300, T1 डैश निकाल ही लोगे, 1 - ईटा 50%, 50/100 आंसर आ गया हाफ। तो यहाँ से T1 डैश की वैल्यू 600 केल्विन आ गई। तो जो नया इनटेक टेम्परेचर होगा वो 600 केल्विन होगा। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप इस बात का ख्याल रखोगे, ठीक है। चलो तो दैट्स इट, आपका पूरा चैप्टर हो चुका है। मैंने बहुत मेहनत करी है, आई होप आप इसका फ़ायदा उठाएंगे और एग्जाम को फोड़ के आएंगे, ठीक है। चलिए बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में। अगले सेशन में हम देखेंगे थर्मोडायनामिक्स के आगे मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, यानी कि हीट ट्रांसफर वाला टॉपिक, ठीक है, वन शॉट में। तो बच्चों क्रैश कोर्स में आप बने रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो थोड़ा अप्रिशिएट कर लीजिए, कॉमेंट कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दोगे तो कुछ हो नहीं जाएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। दिस इज रोहित अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू बच्चों।